हो आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को एक दिशा दे रहेंगे। आज हम लोगों को पढ़ना है क्या? पाचन। क्या पढ़ना है बाबू? पाचन तंत्र, मानव पाचन तंत्र। ठीक है ना, हम लोगों को मानव पाचन तंत्र पढ़ना है। देखिए, मानव पाचन तंत्र के कुछ सिस्टम इस तरह होते हैं जिन्हें हमने पहले से ही बना रखा है ताकि आपके लिए टाइम बचे। अब देखिए क्या होता है कि अब आपको बनाना है, ये सारा चीज आपको बनाना है ताकि आपको ये पता रहे कि कौन से अंग में मानव को क्या क्या बचता है, ताकि अब कौन कौन से रस कहां कहां से स्रावित होते हैं। तो ये चीज आप अगर चित्र बना लोगे तो बड़े आसानी से आपको ये समझ में आएगा कि बताओ प्रोटीन का पाचन कहां पर होता है, वसा का पाचन कहां पर होता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहां होता है, बताओ कि जठर ग्रंथियां इसमें कहां पाई जाती हैं, लैंगरहैंस की दीपिकाएं कहां पाई जाती हैं, बताओ पित्त रस कौन बनाता है, बताओ ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन कौन करता है। तो ये सारे चित्र के माध्यम से आपको बहुत भली भांति समझ में आ जाएगा। फिर हम आपको मुख गुहा में पढ़ाएंगे। मुख गुहा के अंतर्गत 3 चीजें पढ़ाई जाती हैं, दांत पढ़ाए जाते हैं, जीभ पढ़ाया जाता है और लार ग्रंथियां पढ़ाई जाती हैं। उसके अलावा पूछेगा बताओ विटामिन का अवशोषण कहां पर होता है, जल का अवशोषण कहां पर होता है। ये सबसे सरल तरीके से हमने चित्र बनाने की कोशिश किया। आप भी चित्र बना लो, 1 मिनट के लिए हम बताते हैं। देखो ये आपका क्या है? मुख गुहा। इस मुख गुहा से एक नली लाओगे जिसे कहते हैं ग्रस नली, जिसे आप फूड पाइप कहते हैं। क्या कहते हैं? फूड पाइप कहते हैं। इस फूड पाइप में एक आपको बनाना है क्या? अमाशय। ऐसे अमाशय बना दो बाबू, ऐसे गोल सा अमाशय बना दो। फिर इसी अमाशय के पानी से छोटी आंत बना दो, ऐसे करके आपको छोटी आंत बनाना है। अब छोटी आंत बन गया बाबू आसान तरीके से। अब आपको यहीं से बड़ी आंत निकाल देना है, एक बड़ी आंत निकाल देना है। बड़ी आंत बन गया बाबू। इसी बड़ी आंत में एक डब्बे नुमा संरचना बना दो, उसे कहते हैं एनस कहते हैं, जहां से बचा हुआ माल बाहर निकाल देते हैं। कैसे? झाड़ा फिर के, बाथरूम जाके। तो ये आपको ध्यान में रहे, ठीक है ना। मुख गुहा बना दिए। मुख गुहा से खाने के बाद, घोटने के बाद आपके एक गले वाले भाग में आता है जिसे हम क्या कहते हैं? ग्रसनी कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? ग्रसनी कहते हैं। और इसे क्या कहते हैं बाबू? मुख गुहा कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? मुख गुहा कहते हैं। इस मुख गुहा के बाद आता है भोजन ग्रसनी में, इस वाले पाइप, इस पाइप में आता है जिसे क्या कहते हैं बाबू? फूड पाइप के रूप में जाना जाता है। इसी फूड पाइप को क्या कहते हैं? ग्रसनी कहते हैं। इसी फूड पाइप के बाद बाबू हमारा आता है भोजन कहां पर? अमाशय में आता है। कहां पर आता है बाबू? अमाशय में आता है। कहां पर आता है? इस अमाशय के थैली में आता है। इस अमाशय के थैली में भोजन 3 से 4 घंटे रहता है। अब 3 से 4 घंटे के बाद बाबू यहां से भोजन छोटी आंत में जाता है। फिर छोटी आंत से होते हुए बाबू कहां चला जाता है? बड़ी आंत में चला जाता है। और बड़ी आंत में आपका अवशोषण होकर के भाई साहब बड़ी आंत के बाद आपका एनस में चला जाता है। लास्ट में कहां? एनस में चला जाता है। और इसी एनस के माध्यम से हमने अवशिष्ट पदार्थ को क्या कर देते हैं? बाहर कर देते हैं। क्या कर देते हैं? अवशिष्ट पदार्थ को बाहर कर देते हैं। तो ये होता है भोजन का सबसे आसान तरीके से लेना और बाहर कर देने का तरीका। इस दौरान कई सारी क्रियाएं होती हैं, उसे हम लोग समझ लेते हैं। इसके दौरान आपको क्या करना है बाबू? आपको ये चीजें आपको ध्यान से पढ़ लेना है कि ये कैसे कैसे संपन्न हो रही है। बना लो चित्र, पहले बना लो। 1 मिनट का आपको हम टाइम देते हैं, क्योंकि जब चित्र बना लोगे तो बड़ी आसानी से हम लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर को आगे आसानी से पढ़ पाएंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप चित्र बना लो। सबसे पहले बनाओगे मुख गुहा। मुख गुहा के बाद आप बना लोगे बाबू, ये क्या है? ग्रसनी है। ग्रसनी के बाद बाबू ये अमाशय है। अमाशय के बाद बाबू छोटी आंत है। छोटी आंत के बाद बड़ी आंत है। बड़ी आंत के बाद बाबू एनस है। अब इस दौरान इसी से 2 थैलियां और लगी हैं। देखो, एक यकृत लगा है, एक अग्नाशय लगा है। और यकृत से छूटा हुआ पित्त रस के थैली में जमा होता है, जो यकृत के साथ ही लगा होता है। और यकृत के साथ ही प्लीहा नामक एक थैली लगी होती है जिसे आरबीसी का कब्रगाह कहते हैं। तो ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपको ये बात ध्यान में रखना है, ठीक है ना। दरवाजा बंद कर। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये सब आप पहले लिख लो, बना लो चित्र। 1 मिनट का आपको टाइम देते हैं।
अब आप लोगों ने चित्र बना लिया होगा, तो सबसे पहले बाबू आपको ध्यान में रखना है ये 5 पॉइंट, ठीक है ना। आप इसे बनाओ। देखो कोई भी मनुष्य क्या करता है नॉर्मली, कोई भी मान लो ये चिंटू बाबू हैं और ये चिंटू बाबू क्या करेंगे, सबसे पहले ये चिंटुआ करेगा कि भोजन को ग्रहण करेगा। भोजन को क्या करेगा, ये सबसे पहले क्या करेगा, इसे भूख लगेगा, सबसे पहले क्या करेगा, भोजन लेगा एक थरिया में और धान इसे भाई साहब खाएगा। अब खाने के बाद भोजन कहाँ जाएगा, हमारे मुंह में, मुंह के बाद ग्रसनी में, ग्रसनी के बाद अमाशय में, अमाशय के बाद छोटी आंत में, छोटी आंत के बाद बड़ी आंत में, बड़ी आंत के बाद एनस में, और एनस के रास्ते हम क्या करते हैं, झाड़ा फिर के बाहर कर देते हैं अपने अशुद्ध माल को, ठीक है ना, बचे हुए माल को बाहर कर देते हैं। अब बाबू देखो ये है चिंटू, कौन है बाबू, चिंटू। अब ये चिंटू बाबू क्या करेगा, सबसे पहले तो ये भोजन को ग्रहण करेगा। सबसे पहले क्या करेगा, ये भोजन को ग्रहण करेगा। भोजन को ग्रहण करने के बाद क्या होगा बाबू, ये पाचन करेगा। पाचन का मतलब क्या होता है, कार्बनिक, बड़े कार्बनिक अणुओं को छोटे कार्बनिक अणुओं में या जटिल कार्बनिक यौगिकों को सरल कार्बनिक यौगिकों में परिवर्तन करना कहलाता है पाचन। क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। क्या कहलाता है बाबू, पाचन कहलाता है। अब बाबू साहब पाचन हो गया तो अवशोषण होगा, वो हमें उसमें जो भी तत्व होंगे उससे क्या किया जाएगा, हमारी शरीर अवशोषित करेगी। अब बाबू अवशोषित होगा, अवशोषित हो जाएगा तो उसका स्वांगीकरण, मतलब जो चीज अवशोषित होकर के अवशोषित हुआ है जो तत्व, उसे अब खून में मिला दिया जाएगा, हमारे ब्लड के साथ मिक्सचर कर दिया जाएगा, हमारे कोशिकाओं को पहुंचा दिया जाएगा। तो उसी को कहते हैं कि स्वांगीकरण, मतलब जो चीज अवशोषित किया गया है उसे कोशिकाओं के द्वारा, रक्त के द्वारा कोशिकाओं तक मिला दिया जाना क्या कहलाता है, स्वांगीकरण। अब बाबू जो कुछ हमने खाया पिया था वो सब कुछ अवशोषित कर लिया, अब कुछ जो बचा खुचा माल रह गया उसे हम क्या करेंगे बाबू, बाथरूम जाएंगे, बाथरूम जाकर के उस अवशुद्धि को बाहर निकाल देंगे, उसी को कहते हैं बहिष्करण। क्या कहलाता है, बहिष्करण। तो समझ में आया, सबसे पहले हम भोजन ग्रहण करते हैं, भोजन ग्रहण करने के बाद उसको जटिल कार्बनिक यौगिकों को सरल कार्बनिक यौगिकों में परिवर्तित करते हैं। सरल कार्बनिक यौगिकों को परिवर्तन के दौरान उसमें जो भोजन में तत्व होता है उसे अवशोषित करते हैं। अवशोषित करने के बाद बाबू खून के साथ मिला दिया जाता है, उसे स्वांगीकरण कहते हैं। स्वांगीकरण करने के बाद कुछ माल बच जाता है, उसे हम लोग बहिष्करण कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये प्रक्रिया होती है हमारे भोजन को मुख गुहा से लेकर के एनस तक क्या यात्रा करती, मतलब मुख गुहा से उसने हमारे शरीर में प्रवेश किया था और एनस के द्वारा हमने उसे बाहर निकाल दिया, ठीक है ना। इसी को गुद्दा द्वार भी कहते हैं। तो आपको ये ध्यान में रखना हो, तो आपसे क्वेश्चन इसमें कैसे पूछेगा कि बताओ अवशोषण से पहले कौन सी प्रक्रिया होती है, तो पाचन। अवशोषण से पहले कौन सी प्रक्रिया होती है, तो पाचन। पाचन के बाद कौन सी प्रक्रिया होती है, अवशोषण। अवशोषण के बाद कौन सी प्रक्रिया होती है, तो आपका होना चाहिए स्वांगीकरण होता। क्या होता है, स्वांगीकरण होता। अवशोषण के बाद कौन सी प्रक्रिया होती है बाबू, अवशोषण के बाद स्वांगीकरण की प्रक्रिया होती है। स्वांगीकरण के बाद कौन सी प्रक्रिया आती है, स्वांगीकरण के बाद भाई साहब बहिष्करण की प्रक्रिया होती है। अब पूछेगा, उल्टा पूछ सकता है कि बताओ बहिष्करण से पहले की कौन सी प्रक्रिया होती है, तो बहिष्करण से पहले हम क्या करते हैं, स्वांगीकरण करते हैं, मिलाते हैं। अब स्वांगीकरण से पहले कौन सी प्रक्रिया होती है, स्वांगीकरण से पहले बाबू अवशोषण होता है। अवशोषण से पहले कौन सी प्रक्रिया होती है, तो बाबू पाचन होता है। क्या होता है, पाचन होता है। कौन सी प्रक्रिया होती है, पाचन होता है। पाचन से पहले हम क्या करते हैं, भोजन को अपने ग्रहण करते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी प्रक्रिया हो गई, नॉर्मली हमें जो पढ़ना था उसका नॉर्मल चीज है। अब इसी के आधार पे हम लोगों को अपनी यात्रा को आगे बढ़ाना है, ठीक है ना। आप लोग नोट बनाते चलिएगा, एक भी चीज आपके नोट में ऐसा नहीं होगा जो छूट जाएगा। तो आप लोग पूरा का पूरा आप लोग बनाते चलिए। अब हमको पढ़ना है क्या, पहला हमको पढ़ना होता है बाबू मुख गुहा। क्या पढ़ना होता है, मुख गुहा। बहुत तेजी से आप लोग लिखते चलिएगा। क्या हमें है, मुख गुहा। सबसे पहले हमें पढ़ना है मुख गुहा। अब मुख गुहा में हमें 3 चीज पढ़ना होता है। क्या, पहला तो हमें पढ़ना होता है क्या, कि हमें दांत पढ़ने होते हैं। क्या, दांत पढ़ना होता है। दूसरा, मुख गुहा में ही पाया जाता है जीभ। हमारा पूछता है कि बताओ जीभ के कौन से भाग में खट्टा का अनुभव होता है, बताओ जीभ के कौन से भाग में नमकीन का अनुभव होता है, कौन से भाग से मीठा अनुभव होता है। ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो जीभ के अलावा हमारे मुख में ही पाया जाता है लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। बताओ कौन सा लार जीवाणुओं को मारने का काम करता है, कौन सा लार स्टार्च का पाचन करता है। ये सारे क्वेश्चन आपसे बड़ी धुआंधार तरीके से पूछे जाते हैं, तो आप लोगों को ये सारा ध्यान में रखना है। अब दांत में हमें शुरू करते हैं। हेडिंग डालो दांत, हेडिंग डालो आप लोग दांत। 3 चीज पढ़ना है तो हेडिंग डालो आप पहले नंबर में दांत। तीनों चीजों को बारी बारी से हम लोग पढ़ते हैं। दांत। अब देखो भाई साहब, दांत भी 2 तरीके से होते हैं। हेडिंग डाल लिया आप लोगों ने दांत।
दांत भी कितने प्रकार के होते हैं? दांत दो प्रकार के होते हैं। देखो सामान्यतः दांत कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। पहला प्रकार क्या होता है? दूध के दांत। पूछता है क्वेश्चन, बताओ दूध के दांत की संख्या कितनी होती है? तो दूध के दांत, पहला दूध के दांत, दूसरा अस्थाई दांत। ये सब क्वेश्चन पूछा गया है। अस्थाई दांत, ठीक है ना। दूध के दांत की संख्या कितनी होती है बाबू? 20। दूध के दांत की संख्या कितनी होती है? 20। कितना होता है? अस्थाई दांतों की संख्या कितनी होती है? 32। जब बच्चा 6 साल तक होता है तो उसके दूध के दांत आने शुरू हो जाते। 6 महीने से 6 माह में पहली बार दांत निकलना शुरू होता है। 6 महीने के आसपास बच्चे में दांत निकलना शुरू होता है और ये लगभग ये प्रक्रिया चलती है आपके 6 साल तक होते होते दूध के दांत सारे गिर जाते हैं। तो शुरुआत कहां से होता है? 6 महीने से और अंतिम तक कहां जाता है? 6 साल तक, ठीक है ना। दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? क्वेश्चन आपसे यही पूछा है कि दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? 20। दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? 20। अस्थाई दांतों की संख्या कितनी होती है? 32। कितना होता है? 32। अब पूछता है कि हमारे पूरे जीवन काल में कितना दांत होगा? तो हमारे पूरे जीवन काल में बताओ 20 ये दूध के दांत। आपको पता है कि दूध के दांत जो होते हैं 6 महीने में निकलते हैं और 6 साल तक होते होते दूध के दांत गिर जाते हैं। अरे वही जब छोड़ के बच्चों के देखते हो अगवा वाला ऐसे खुन्ना हो जाता है, देखे दत खड़वा, वही वाला दांतवा कहलाता है बाबू। क्या कहलाता है? दूध के दांत कहलाता है। क्या कहलाता है? ये दूध के दांत जब टूट जाते हैं बाबू, उसके बाद हमारे अस्थाई दांत आते हैं। तो इस प्रकार मान लो ये 20 दांत तो जमेंगे और टूट जाएंगे। मतलब 20 दांत तो आए लेकिन टूट गए, जिन्हें हम क्या कहें? दूध दांत या अस्थाई दांत। तो मतलब बाबू ये 20 दांत टूट जाएंगे, उसके बाद भी हमारे पास कितना दांत बचता है? अभी गिनोगे तो कितना? लगभग 32 दांत होंगे। तो मतलब 20 दांत टूट के गिर जाएंगे, फिर हमारे पास दांत आएंगे और कितने दांत आते हैं? 32 दांत। तो इस प्रकार 20 और 32 कितना होता है? 52 होता है। कितना होता है? तो 52। तो एक मनुष्य के जीवन काल में टोटल दांतों की संख्या कितनी होती है? 52 होती है। कितनी होती है? 52 होती है। तो ये आप लिख लो, पूरे जीवन काल में हमें कितना दांत मिलता है? 52 दांत मिलता है, ठीक है ना। दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? 20। अस्थाई दांतों की संख्या कितनी होती है? 52। हम लोगों में कितना दांत होगा? लगभग 32 दांत होगा। और जिन लोगों में अभी 1-2 दांत कम होगा, वो आते आते 24-25 तक आते आते आपके वो 32वां दांत भी आपका पूरा हो जाएगा। अब देखिए अगला, देखिए दूध के दांत का सूत्र क्या है? बच्चों के लिखो, बच्चों या दूध के दांत की फार्मूला। दूध दांत का फार्मूला पूछा गया है। फार्मूला कैसे निकलता है ये तो लिखो, 2102 2102। ये फार्मूला क्या है? 2102 2102 बटे 2102। और इसका फार्मूला क्या है? अस्थाई दांतों की संख्या का, अस्थाई दांतों या वयस्कों का दंत सूत्र। लिखो दंत सूत्र क्या होता है बाबू? लिखो इसका होता है 2123 2123। क्या होता है? 2123। इस फार्मूले से जब निकालोगे तो कितना दांत मिलेगा? 32 दांत मिलेगा। इस फार्मूले का इस्तेमाल करोगे तो कितना दांत मिलेगा? 20 दांत मिलेगा। कितना दांत मिलेगा? 20 दांत मिलेगा। आप इसे लिख लो, तब हम आपको बताते हैं कि कैसे इसका निकालना होता है दांत। जैसे देखो हम यहीं पे बना देते हैं, दांत बना देते हैं और काउंट करा देते हैं। ये हमारे दांत हो गए, ठीक है ना। ये मान लीजिए कि हमारा जहां से पहला वाला दांत शुरू होता है, जहां से उसके बीच में थोड़ा सा जहां गैप और बनता है बाबू, वहीं से शुरुआत करते हैं। मान लो कि किसी व्यक्ति में यहां पर फोड़ा है,
बीच में गैप है, वहीं से हम लोग गिनना शुरू करते हैं। तो देखो पहला नंबर कितना दांत मिलता है, 2 दांत मिलता है। उसके बगल में आप देखोगे, अब मान लो जहां से आप शुरू करना चाहते हो, मान लो कि ये बीच में हम लोगों को जहां से गैप होता है वहां से शुरू करो, वहां से गैप धरो। अब उस उंगली से लेकर के देखोगे तो 2 दांत मिलेगा, आपको 2 दांत मिलेगा। और उसके बाद में एक लंबा दांतवा मिलेगा, उसी 2 दांतवा के बाद में पहला 2 दांत के बाद एक लंबा सा दांत मिलेगा, ऐसे लंबा से बाबू एकदम जैसे मान लो ससुरा नहीं तो एकदम शेर वाला दांत, तो ये वाला मिलेगा दूसरा दांत। उसके बाद आप देखोगे तो बाबू 2 दांत और मिलता है, कितना मिलता है, 2 दांत और मिलता है। उसके बाद आप देखोगे तो 3 थे चौखड़ा मिलेगा बाबू, ऐसा एकदम लास्टवा वाला, ठीक है ना, सबसे लास्टवा वाला चौखड़वा अत्ता जो वाला वो का मिलेगा, 3 दांत मिलेगा। तो आप बाबू देखो पहला नंबर देखो, पहला क्या है, देखो ये क्या है, 2 दांत मिला। उसके बाद क्या मिला, 1 दांत मिला। उसके बाद कितना दांत मिला, 2 दांत मिला। उसके बाद देखो कितना मिला, 3 दांत मिला। अब बाबू देखो 2 1 3, मतलब देखो 2 1 2 3, 2 1, तो यहां कितना था, 2 मिला, यहां मिला 1 मिला, यहां कितना मिला, 2 मिला, और यहां कितना मिला, 3। तो 2 1 2 3 कितना मिल गया, 2 1 2 3। तो देखो बाबू 2 1 2 3 यही फार्मूला में रखा गया। तो बताओ 2 1 3 3 2 5 5 3 8, अगर 8 इधर है तो 8 है इधर होगा, तो 8 8 16, मतलब ऊपर वाले में कितना हो गया, 16। तो बताओ नीचों भी तो 16 होगा ना, तो कुल मिला के कितना हो गया, 32। तो इस फार्मूले से कितना मिला, इस फार्मूले से हमें 32 मिल गया कि नहीं मिल गया, 32 मिल गया कि नहीं मिल गया। अब बाबू इस वाले में देखो बच्चों में क्या होता है कि जो बच्चों में ये वाला दांत होता है बाबू, ये वाला ये दोनों नहीं पाए जाते हैं, बच्चों में ये दोनों नहीं पाए जाते, और इसमें से बच्चों में एक चौखड़ी नहीं आया होता है। इसी वजह से इस बच्चों में कितने होते हैं, दूध के दांतों की संख्या 32 होती है। मतलब बच्चों में ये चारों तो मिलेगा, ये भी मिलेगा, लेकिन बाबू ये वाला नहीं मिलेगा, मतलब ये दोनों मिलेगा और ये मिलेगा, लेकिन ये नीला वाला नहीं मिलेगा। और इसमें से 2 ही केवल आया रहता है, क्योंकि आप देखते हो कि जो चौखड़िया होता है वो हम लोगों में बड़ा लेट आता है, तो बच्चों में कहां से तुरंत आ जाएगा, आप सोचो। तो ये होता है, ये तरीका होता है। अब हम लिखा देते हैं कि दांतों के कौन कौन से प्रकार होते हैं। देखो दांतों के जो ये दांत हैं, इन दांतों के भी नाम लिखे गए हैं, नाम है। जैसे इन दांतों का क्या क्या नाम है, देखो इन दांतों का नाम है इंसीजर, इंसीजर, केनाइन, केनाइन लिखो, इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर, प्रीमोलर और मोलर। कितने प्रकार के दांत होते हैं, 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। अब इनसे जो सवाल बनता है वो चीज हम लिखा देते हैं। अब देखो इंसीजर क्या है, ये जो 4 दंतवा है बाबू ना, ये जो 4 दंतवा है, ये जो 4 दंतवा है क्या कहलाता है, इंसीजर कहलाता है। क्या कहलाता है, इनके सामने लिख देते हैं इनका प्रतीक चिन्ह। मान लो इन्हें ई आई से दर्शाएंगे, इन्हें के से सी से दर्शा देते हैं, इन्हें पी से दर्शा देते हैं, इन्हें यम से दर्शा देते हैं। तो आई इंसीजरवा कितना होता है, 2 2 4। देखो 4 है कि नहीं बाबू, तो 4 इंसीजर। और इंसीजर के बाद केनाइन, उसके बाद प्रीमोलर, उसके बाद मोलर। तो अब देखो इन्हीं को जब जोड़ोगे तो ये कितना आ जाएगा, 16, और 16 नीचे और 16 ऊपर। तो ये जो 4 होते हैं बाबू, ये जो 4 होते हैं इनको कहते हैं, ये जो 4, ये चारों क्या है, इंसीजर है। क्या है बाबू, इंसीजर है। और ये जो है बाबू, ये दोनों क्या है, इसके पहले बीच में भी है ना एक, बीच वाला पहले लिख लेते हैं। ये हरा वाला है जो, ये हरा वाला जो है ये क्या है, केनाइन है। क्या है बाबू, केनाइन है। उसके बाद ये जो नीला वाला जो है, ये वाला, ये क्या है बाबू, प्रीमोलर है। क्या है बाबू, प्रीमोलर है। उसके बाद 3 इधर, 3 इधर जो दिख रहा है, ये दंतवा का नाम है बाबू, इस दंतवा के नाम है मोलर। का नाम है बाबू, मोलर नाम है, ठीक है ना, ये मोलर नाम है। तो अब देखो सबसे पहले 4 मिला, कौन सा हमें, ये 4 मिला इंसीजर। ये लंबा वाला दांत जो हम लोगों का चीड़ने वाला दांत होता है वो क्या है, केनाइन। और ये फिर 2 दांत क्या है, प्रीमोलर। और ये तीनों क्या है, मोलर। तो क्वेश्चन पूछता है कि बताओ इनमें से इंसीजर, ये है इंसीजर, ये क्या है इंसीजर, और ये क्या है केनाइन, ये क्या है प्रीमोलर, ये क्या है मोलर। अब देखो इंसीजर की संख्या 4 है, प्रीमोलर की संख्या 2 दिखाई दे रहा है, प्रीमोलर की संख्या कुछ नहीं है। तो पूछता है कि बताओ अगर बच्चे में नहीं हो रहा है इसका मतलब वयस्क में है। तो ये अपने पूरे जीवन काल में एक ही बार उगते हैं। तो लिखो कि प्रीमोलर, लिखो प्रीमोलर दांत अपने जीवन काल में केवल एक बार उगते हैं। प्रीमोलर दांत अपने जीवन काल में केवल एक बार उगते हैं। लिखो
प्रीमोलर दांत अपने जीवन काल में केवल एक बार उगते हैं। तो पूछेगा कि दूध के दांतों में या बच्चों के दांतों में कौन सा दांत नहीं पाया जाता है, तो प्रीमोलर में तो नहीं है ना बाबू। देखो इंसीजर है, केनाइन है, प्रीमोलर है, मोलर है, लेकिन दूध का दांत नहीं है। तो पूछता है क्वेश्चन कि बताओ दूध बच्चों में कौन सा दांत नहीं पाया जाता, तो बच्चों में प्रीमोलर दांत नहीं पाया जाता। लिखो बच्चों में प्रीमोलर दांत नहीं पाया जाता है, और प्रीमोलर ही दांत क्या होते हैं, जीवन में केवल एक बार उगते हैं। क्यों? क्योंकि जब बच्चे में नहीं पाए जाएंगे तो किसमें पाए जाएंगे, वयस्कों में पाए जाएंगे। अब वयस्कों में पाए जाएंगे तो जाहिर सी बात है वयस्कों में दांत जो होते हैं अस्थायी होते हैं और जीवन काल में एक ही बार आते हैं। तो इस प्रकार आपको देखना होता है। अब देखो दांतों से संबंधित कुछ और क्वेश्चन पूछता है। अब देखो जो हाथी होती है ना बाबू, हाथी, अब हाथी लो बनाते हैं हम बाबू, थोड़ा सा हाथी बना तो नहीं हाथी, लेकिन ठीक है मान लो हाथी। बाबू ये जो हथिया होता है ना, ये सुड़वा है ना, और मान लो यही दूसरे दांत निकला रहता है, दांत निकला रहता है ना, यहीं पे दांत निकला रहता है, दो दांत निकला रहता है ना। इन दांतों को क्या कहते हैं बाबू, टस्क कहते हैं। क्या कहते हैं, टस्क कहते हैं। हाथी का जो दांत बाहर निकला होता है उसे क्या कहते हैं, टस्क कहते हैं। क्या कहते हैं, क्वेश्चन पूछा है कि हाथी का जो दांत बाहर निकला होता है उसे क्या कहते हैं, तो हाथी का जो दांत बाहर निकला होता है उसे हम क्या कहते हैं, टस्क कहते हैं। क्या कहते हैं, टस्क। और इसी टस्क के लिए मानव शिकार करता है, इसी टस्क को प्राप्त करने के लिए क्या करता है, मानव शिकार करता है। और ये टस्कवा को ही क्या कहा जाता है, इंसीजर कहा जाता है। ये अगवा वाला दांतवा जो होता है ना, उन्हीं में से दो दांत बाहर निकल जाता है, जिसे क्या कहते हैं, टस्क कहते हैं। ये किसके प्रकार होते हैं, कौन से दांत के प्रकार होते हैं, इंसीजर प्रकार के होते हैं, इंसीजर दांत होते हैं। कौन से दांत होते हैं बाबू, टस्क किस प्रकार का दांत होता है, इंसीजर प्रकार का दांत होता है। देखो सबसे पहले इंसीजर, उसके बाद केनाइन, उसके बाद प्रीमोलर, उसके बाद मोलर। इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर, इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर। दांत का सूत्र क्या है, 2 1 2 3, 2 1 2 3। इसी से आपका 32 वाला दांत निकल जाता है। तो क्वेश्चन में यह भी पूछा गया है कि बताओ वयस्कों में दांतों की फार्मूला क्या है, बच्चों के दांतों का फार्मूला क्या है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो जो हाथी का दांत बाहर निकला रहता है उसे क्या कहते हैं, टस्क कहते हैं। और ये टस्क किस प्रकार के दांत का उदाहरण होता है, इंसीजर प्रकार के दांत का उदाहरण होता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। उसके अलावा देखो चूहे को देखो, चूहा क्या करता है, बार बार कुतरता रहता है, घर में घुस जाएगा ससुरा, घर में जितने भी कपड़े बिस्तर होंगे सबको काट देगा, चाहे वो नए हो चाहे पुरान हो। भाई ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उनका जो इंसीजर होता है, उनका जो इंसीजरवा होता है ना, वो बड़ा जल्दी जमता है, बड़ा जल्दी लंबा होता है। अब उस लंबाई को नियंत्रित करने के लिए ना ये सब क्या करते हैं, दांत को घिसते रहते हैं, और घिसने के क्रम में क्या करेंगे, किसी चीज को पाएंगे काटते रहेंगे, काटते रहेंगे। इसीलिए लिखो कुतरने वाले पशुओं, कुतरने वाले जीवों को, कुतरने वाले जीवों को, कुतरने वाले जीवों को क्या कहते हैं, रोडेंस कहते हैं। लिखो रोडेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, रोडेंस कहते हैं। रपा को मतलब रोड, डपा को मतलब डे, आधा नौ स, क्या कहते हैं बाबू, रोडेंस कहते हैं। लिख लो यहां पे रोडेंस। क्या कहते हैं, कुतरने वाले जीवों को क्या कहते हैं, रोडेंस। जैसे चूहा दिखाई दिए, एग्जांपल में चूहा लिख लो, गिलहरी भी इसी कैटेगरी में आती है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया दांत। दांत से संबंधित अब हमारे पास कुछ भी, अच्छा दांत लिख लो। एक पॉइंट और पूछता है कि दांत का सबसे मजबूत भाग क्या होता है। लिखो दांत का सबसे मजबूत भाग इनेमल होता है। दांत का सबसे मजबूत भाग इनेमल होता है। दांत का सबसे मजबूत भाग क्या होता है, इनेमल होता है। और लिखो यह पूरे शरीर का भी सबसे मजबूत भाग होता है। यह पूरे शरीर का भी सबसे मजबूत भाग होता है। चाहे दोनों पॉइंट लिखो चाहे एक पॉइंट लिखो कि इनेमल क्या होता है, शरीर का सबसे मजबूत भाग होता है, और दांत का भी सबसे मजबूत भाग होता है। ऐसे होता है ना दांत बाबू, ऐसे होता है हमारा दांत। तो ये हमारा दांत हो गया। तो जो ये हमारा सफेद सफेद भगवा पाया जाता है बाबू ऊपर वाला, यही क्या होता है, इनेमल होता है। क्या होता है, इनेमल होता है। क्या होता है बाबू, इनेमल होता है। शरीर का सबसे मजबूत भाग क्या होता है, इनेमल होता है। तो आप ये लिख लो। अब हम लोग पढ़ते हैं, जीभ को पढ़ते हैं। ठीक है ना, अब हम लोग पढ़ते हैं, जीभ पढ़ते हैं। ठीक है, हमारे ख्याल से 10-15 मिनट तो लग ही गया होगा इसमें। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं जीभ। अब देखो जीभ क्या है, हेडिंग डालो जीभ। जीभ या जीहा, ठीक है ना, जीभ जीहा रसाल, जो भी आप लोग लिखना चाहते हो लिख लो। अब देखो हमारे जीभ कैसे होती है, हमारी जीभ बड़ी बेचारी है। ठीक है ना, बड़ी बेचारी है। कितना सोचती है, मोमो खा लें, पिज्जा खा लें,
लेकिन बेचारी को मिलता नहीं है। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि हम लोग क्या है भाई, विद्यार्थी हैं। तो विद्यार्थियों को खाने पर और सोने पे क्या लगाना चाहिए? नियंत्रण। ठीक है, अरे इतना भी नियंत्रण नहीं, सोना भी चाहिए। तो देखो जीभ को हम लोग कई पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, और बीच वाला चौथा पार्ट। आप सोच रहे होंगे सर जी पांच पार्ट की है, लेकिन 2 ही लिख रहे हैं। तो देखो ये जो भाग है ये इधर भी सेम टाइप का होता है, इस वजह से। तो जो जीभ होता है, तो जीभ क्या करता है? जीभ एक संवेदी अंग है। पहला तो लिखो, जीभ एक संवेदी अंग है। क्या बाबू? संवेदी अंग है। संवेदी अंग है जो स्वाद को हमें अनुभूति कराती है। जो क्या करती है? स्वाद का हमें अनुभूति कराती है। ठीक है ना? अब देखो जो जीभ का आगे वाला हिस्सा होता है, जीभ का आगे वाला हिस्सा क्या करता है? मीठा होता है। कैसा होता है? मीठा। कैसा होता है बाबू? मीठा होता है। जीभ का अगला भाग क्या होता है? मीठा। ऐसे मधु लेते हो ना हथवा पे, कितना मीठा है यार, कितना मीठा। तो आगे वाला हिस्सा जो होता है ना वो मीठा होता है। अब बाबू तीखा खाते हो ना, खनवा तीखा खाते हो ना, मरचवा खाते हो अगवा तो नहीं पता चलता, लेकिन जैसे जैसे वो अंदरवा जाता एकदम लास्ट में जाता, कान भनभना देता एकदम ससुरा। क्यों? वहां से वापस भी नहीं आ सकता, वो अंदर वाले हिस्से में है। तीखा कहां प्रदान करेगा? एकदम लास्ट में। खाओगे अगवा से लेकिन पता नहीं चलेगा, लेकिन जैसे ससुरा अंतिम में जाई तो अरे पानी ला रे। तो ये लास्ट वाला क्या है? तीखा। आगे वाला मीठा। क्या है? तीखा मीठा। ए भाई साहब तीखा मीठा बहुत हो गए, अब नमकीनियों लाओ ना। तो है जो बीच वाला है बाबू, ये क्या करता है? नमकीन देता है। नमकीन, नमकीन का स्वाद देता है। कौन सा स्वाद देगा? नमकीन का। आगे मीठा प्रतीत होगा, पीछे तीखा, और बीच में क्या होगा? नमकीन। अब बाबू खट्टा मीठा तो होगा ना। अब खट्टा, अगल बगल वाला क्या है? खट्टा। क्या है बाबू? खट्टा। अगल बगल क्या है? खट्टा। तो ये आपको ध्यान में रखना, अगल बगल क्या करेगा? खट्टा। अगल बगल से हमें क्या स्वाद मिलेगा? खट्टा का। बीच में नमकीन का, आगे मीठा, पीछे तीखा। तो ये आपको ध्यान में रखना कि आगे क्या मिलेगा? मीठा, पीछे तीखा, अब बीच में क्या मिलेगा? नमकीन, और अगल बगल खट्टा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है ना? तो हमें क्या मिलेगा? नमकीन मिलेगा। तो ये हमारा होगा जीभ से संबंधित जो भी प्रश्न आएंगे पूछेगा कि जीभ के अगले भाग से क्या महसूस होता है, किस प्रकार का स्वाद मिलता है? मीठा, सबसे लास्ट में तीखा, बगल में नमकीन, खट्टा, बीच में नमकीन। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है ना? जीभ एक संवेदी अंग है जो हमें स्वाद का, ठंडे गर्म का एहसास भी कराती है। ठीक है ना? अब हम आ जाते हैं लार ग्रंथियां। तो हम लोग कहां जाते हैं? लार ग्रंथियों में। ठीक है ना? हम लोग आ जाते हैं लार ग्रंथियां। लार पढ़ लेते हैं। अब देखो लार पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। ये हमारा मुंह है, मुंह है ना। अब ये बाबू मान लो जीभ है। क्या है? जीभ। तो एक जीभ के नीचे, एक थे बाबू जीभ के नीचे एक थे लार ग्रंथि पाई जाती, एक थे जबड़वा के नीचे पाई जाता है बाबू, नीचवा जबड़ा के पास पाया जाता है, और एक थे भाई साहब कनवा के पास पाया जाता है। कान बना देते हैं बाबू थोड़ा सा। ठीक ना? ये कान है, एक कनवा के पास एक थे भाई पाई जाता है। ये कौन सा? पैरोटिड ग्रंथि पाई जाती है। क्या पाया जाता है? पैरोटिड ग्रंथि पाई जाती है। अब लार हम लोग लिख लेते हैं भाई साहब। लिखो लार ग्रंथियां। लार ग्रंथियों के बारे में, ग्रंथियां, लार ग्रंथियों के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है? अब लार ग्रंथियों के बारे में बाबू पढ़ लेते हैं। लार ग्रंथियां कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की। कितने प्रकार की बाबू? 3 प्रकार की लार ग्रंथियां हमारे शरीर में पाई जाती है। पहला नाम क्या है बाबू? सबलिंगुअल। लिखो, पहले का नाम है सबलिंगुअल। क्या नाम है? सबलिंगुअल। पहले का क्या नाम है? सबलिंगुअल। सबलिंगुअल। सबमैंडिबुलर। दूसरे का क्या नाम है? सबमैंडिबुलर। सबमैंडिबुलर। ऐसे थोड़ा सा इधर लिखेंगे। दूसरे का क्या नाम है? सबमैंडिबुलर। तीसरे का क्या नाम है बाबू? पैरोटिड ग्रंथि नाम है। यह सबसे इंपॉर्टेंट होता है। पैरोटिड, पैरोटिड ग्रंथि, पैरोटिड लार ग्रंथि। ठीक है ना? 3 प्रकार के होते हैं। ये जो बाबू सबलिंगुअल है, ये कहां पाया जाता है? सबलिंगुअल जीभ के नीचे पाया जाता है। कहां पाया जाता है? जीभ के नीचे पाया जाता है। ठीक है ना? कहां पाया जाता है? जीभ के नीचे पाया जाता है। ये वाला जो है बाबू, पहला नंबर ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है बाबू। पहला क्या है? जीभ के नीचे कौन सी ग्रंथि, लार ग्रंथि पाई जाती है? सबलिंगुअल। जीभ के नीचे कौन सी ग्रंथि? सबलिंगुअल लार ग्रंथि पाई जाती है। और सबमैंडिबुलर कहां पाया जाता है? जबड़े के पास।
जबड़े के, जबड़े, ये ससुरा गलते हो जाता है कभी कभी, जबड़े के पास, ठीक है ना। जबड़े के पास कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? सबमैंडिबुलर। कौन सी ग्रंथि? सबमैंडिबुलर पाई जाती है, ठीक है ना। उसके बाद क्या है बाबू? पैरोटिड ग्रंथि पाई जाती है। कहां पर? कान के पास पाई जाती है। कहां पर? कान के पास पाई जाती है। लिखो, कान के पास। तो बताओ कितनी लार ग्रंथियां हैं हमारे शरीर में? कितनी लार ग्रंथियां? 3 प्रकार की लार ग्रंथियां। पहले का नाम सबलिंगुअल, दूसरे का सबमैंडिबुलर, तीसरे का पैरोटिड ग्रंथि। तो हमारे शरीर में कुल कितने लार ग्रंथियां हैं? 3 प्रकार की लार ग्रंथियां हैं। पहले का नाम सबलिंगुअल, दूसरे का सबमैंडिबुलर, तीसरे का पैरोटिड ग्रंथि, ठीक है ना। सबलिंगुअल कहां पाई जाती है? जीभ के नीचे। सबमैंडिबुलर कहां पाई जाती है? जबड़े के पास। पैरोटिड ग्रंथि कहां पाई जाती है? कान के पास। अब भाई साहब देखो, सबसे इंपॉर्टेंट वाला ये है, लिखो इसके बारे में 2-3 पॉइंट और। यह सबसे बड़ी लार ग्रंथि है, लिखो, यह सबसे बड़ी लार ग्रंथि है, लार ग्रंथि है, ठीक है ना, ग्रंथि है। लिखो, इसमें पैरोटिड ग्रंथि में संक्रमण होने पर यह फूल जाती है बाबू साहब। इसी में संक्रमण होने पर यह फूल जाता है। और कौन सा रोग होता है बाबू? कौन सा? गलसुआ रोग। कौन सा रोग बाबू? गलसुआ रोग होता है, गलसुआ रोग, ठीक है ना। जब इसी पैरोटिड ग्रंथि में संक्रमण हो जाता है तो यह संक्रमण होकर फूल जाता है, जिसकी वजह से कौन सा रोग होता है बाबू? गलसुआ रोग। अरे बचपन में तुम्हारे कनवा के नीचे में इधर कबो कभार फूल जाते रहे और खाने पीने में दिक्कत होता था, यहीं पे हो जाता था, मतलब कनवा के नीचे में थोड़ा सा फूल जाता था, उसी को गलसुआ कहते थे। अरे भुला गिला, जो तुम्हारी मम्मी सोनवा का अंगूठिया घोर के पियावत रानी नहीं, वही वाला रोगवा है। कौन सा? गलसुआ। गलफुआ होगा का गलफुलना वाला यही कई बार हो जाता था, वही वाला है। क्या है बाबू? गलसुआ है। कौन सा रोग है? गलसुआ, वही वाला। संक्रमण की वजह से कौन सा रोग होता है? गलसुआ रोग होता है, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है। गलसुआ रोग कहां होता है बाबू? इसी वाले रोग में, ठीक है ना। किसकी वजह से होता है? संक्रमण के कारण। किसकी वजह से? संक्रमण के कारण होता है, ठीक है ना। संक्रमण के कारण कौन सा रोग होता है? गलसुआ रोग होता है। अब बाबू एक पॉइंट और लिखो, हम लोगों में क्या करता है? पैरोटिड ग्रंथि लार बनाता है। क्या करता है? लार बनाता है। सबमैंडिबुलर भी क्या करता है? लार बनाता है। सबलिंगुअल भी क्या करता है? लार बनाता है। लेकिन बाबू अगर यही पैरोटिड ग्रंथिया बाबू सांप में होगा ना, तो ये ससुरा जहर बनाता है। क्या करता है? जहर में बदल जाता है। तो लिखो, पैरोटिड ग्रंथि सांप में, यही ग्रंथि, लिखो, यही ग्रंथि या पैरोटिड ग्रंथि सांपों में विष ग्रंथि में बदल जाती है, ठीक है ना। हम लोगों में लार बनाएगी, लेकिन सांपों में क्या बनाएगी बाबू? विष बनाएगी, ठीक है ना। हम लोगों में लार बनाएगी तो उनके में क्या बनाएगी? विष बनाएगी। तो यही क्वेश्चन पूछा था, बताओ हम लोगों में पैरोटिड ग्रंथि जहां लार बनाती है, वो सांपों में क्या कार्य करती है? तो वहां पर विष का काम करती है, विष बनाने का काम करती है, ठीक ना। हम लोगों में लार के रूप में ग्रंथि पाई जाती है, उनमें विष के रूप में पाई जाती है, ठीक ना। पैरोटिड ग्रंथि किस में बदल जाता है? विष में। सांपों में पैरोटिड ग्रंथि किस रूप में कार्य करने लगता है? विष ग्रंथि के रूप में कार्य करने लगता है। अब बाबू साहब हम लोग देख लेते हैं कि ये सारे जो ग्रंथि हैं लार तो बनाते हैं, लेकिन कौन कौन सा लार बनाते हैं? तो टाइलिन नामक एंजाइम बनाता है। और कौन सा? लाइसोजाइम नामक एंजाइम बनाता है, ठीक है ना। तो हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन पूछता है कि बताओ टाइलिन एंजाइम कहां पाया जाता है? लार में पाया जाता है। टाइलिन एंजाइम कहां पाया जाता है? ये तीनों बाबू क्या करते हैं? एंजाइम बनाते हैं। लिखो, 2 प्रकार के एंजाइम बनाते हैं। पहला, एक तो होता है टाइलिन नामक एंजाइम, टाइलिन एंजाइम, ठीक है, टाइलिन एंजाइम। और दूसरा क्या है बाबू? लाइसोजाइम एंजाइम, ठीक है ना, लाइसोजाइम एंजाइम। 2 प्रकार के। अब देखो, जो ये टाइलिन नामक एंजाइम है बाबू, ये क्या करता है? ये 2 काम करता है। ये स्टार्च का पाचन करता है। एकदम इंपॉर्टेंट वाला भाई साहब पॉइंट लिखा गया।
क्या करता है, स्टार्च का पाचन करता। पहला काम क्या करेगा, टाइलिन क्या करता, स्टार्च का पाचन करता। दूसरा नंबर ये क्वेश्चन पूछेगा, टाइलिन नामक एंजाइम पूछेगा कि हमारे लार ग्रंथियों में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है हमारे लार ग्रंथियों में पाया जाने वाला टाइलिन एंजाइम है। हमारे लार ग्रंथियों में क्या पाया जाता है, हमारे लार में पाया जाने वाला एंजाइम है, लार में पाए जाने वाला एंजाइम है, ठीक है ना, एंजाइम है। क्वेश्चन खूब पूछेगा कि बताओ हमारे लार में क्या पाया जाता है, टाइलिन नामक एंजाइम। हमारे लार में क्या पाया जाता है, टाइलिन नामक एंजाइम। टाइलिन का काम क्या है, स्टार्च का पाचन करना। भाई साहब क्या करता है, स्टार्च को पाचन। स्टार्च क्या होता है, जैसे आपने आलू खाया होगा, चावल खाए होंगे, तो उसका पाचन कहां से शुरू हो जाता है, मुख गुहा से। अब एक चीज और लिखो इसमें, और लाइसोजाइम क्या करता है, जो हम भोजन करते हैं उस भोजन में जो सूक्ष्म जीव होते हैं, उस सूक्ष्म जीवों को मारने का काम कौन करता है, ये ससुरा लाइसोजाइम हुआ, कौन करता है, लाइसोजाइम, ठीक है ना। तो लिखो हमारे भोजन में उपलब्ध, भोजन में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने का काम करता है, नष्ट करने का कार्य करता है, ठीक है ना, कार्य करता है। अब ये सब कुछ क्रिया कहां चल रही है, हमारे मुख गुहा में चले। अब जो बच जाएंगे, जो सूक्ष्म जीव, वो कहां चले जाएंगे, अमाशय में। अमाशय में ससुरा या सीयल होता, सबके ससुरा वहीं पिघला के मार देला। तो सबसे पहले मारने का काम कौन, लाइसोजाइम। कौन करता है, लाइसोजाइम। कौन करता है, लाइसोजाइम। ये क्या करेगा, सूक्ष्म जीवों को मारने का काम करता है। तो लिख लो, एक पॉइंट और लिख लो, लाइसोजाइम हमारे पसीने में भी पाया जाता है। पसीने, यह एंजाइम हमारे पसीने एवं आंसू में भी पाया जाता है। रोते हो ना बाबू, आंसू में भी पाया जाता है, ठीक है ना। पसीना और आंसू दोनों में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, लाइसोजाइम नामक एंजाइम पाया जाता है। और कहां पाया जाता है, हमारे लार में भी पाया जाता है। लार में क्या पाया जाता है, लाइसोजाइम पाया जाता है। और क्या पाया जाता है, पसीने में। और कहां पाया जाता है, आंसू में। इन 3 जगहों पर ही लाइसोजाइम, खट्टा खट्टा होता है ना पसीना, ऐसे जो हाँ सचुआ कितना खट्टा हुआ, ठीक है ना। तो लाइसोजाइम कहां पाया जाता है, हमारे लार में भी पाया जाता है, और हमारे पसीने में भी पाया जाता है, हमारे आंसू में भी पाया जाता है। तो ये हमारे सबसे इंपॉर्टेंट वाले फैक्टर हो गए। और लाइसोजाइम, टाइलिन क्या करता है, स्टार्च का पाचन। मतलब जो आप चावल खाते हो, जो आप आलू खाते हैं, इन सब में जो क्या पाया जाता है, स्टार्च। और स्टार्च क्या करता है, इनका पाचन करता है। और हमारे लार में पाए जाने वाला एंजाइम है, ठीक है ना। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, टाइलिन नामक एंजाइम। ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अब हम लोग थोड़ा सा 2-3 पॉइंट और भी है लिख लेते हैं लार के बारे में, ठीक है। जिन लोगों को स्टार्च और ये सारे कार्बोहाइड्रेट, ये सारे चीज ना पता हो, इसके पहले हमने वीडियो बना रखा है, और फुल वीडियो, उसमें एक भी ऐसा तथ्य नहीं है कि जो ना हम पढ़ाए हैं, तो उसे आप कृपया देख लें, ताकि आप लोगों को ये सारे चीज पता चले कि उसमें कि दालों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, हड्डियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। ये सारा कुछ हमने उसमें सब कवर किया है। स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट, वसा, ये सब कुछ हमने उसमें पढ़ा रखा है, ठीक है ना। तो ये आप लोग उसे भी देख सकते हो। तो पहली बात लार से हमने पढ़ा। तो लिखो, सर्वप्रथम पाचन की शुरुआत मुख गुहा से होती है। क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि अभी देखो मुख गुहा से किसका पाचन हो रहा था, टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता, और टाइलिन नामक एंजाइम क्या कर रहा था, स्टार्च का पाचन कर रहा था। तो उसी को लिखते हैं, सर्वप्रथम भोजन का पाचन मुख गुहा से होता है। मुख गुहा से प्रारंभ होता है, ठीक है ना, प्रारंभ होता है, ठीक है। पहला पॉइंट हो गया, सर्वप्रथम मुख गुहा से। सर्वप्रथम पाचन की शुरुआत कहां से होती है, तो मुख गुहा से। पहला पाचन लिखो, मंड का पाचन कहां से होता है, ऐसे क्वेश्चन पूछा था कि मंड का पाचन सर्वप्रथम कहां होता है। तो लिखो, मंड का पाचन या स्टार्च का पाचन, उसी को स्टार्च को हिंदी में मंड कहते हैं। स्टार्च का पाचन सर्वप्रथम मुख गुहा से होता है। मुख गुहा से प्रारंभ होता है, ठीक है ना।
मुख गुहा से क्या होता है, स्टार्च का पाचन प्रारंभ होता है। और आपको एक कायदे की बात और बताएं कि शुरुआत भी सबसे पहले किसका होता है, पाचन स्टार्च का ही, और सबसे लास्ट में भी इसी का पाचन होता है, ठीक है ना, सबसे लास्ट में भी स्टार्च का ही पाचन होता है। तो ये आपको बड़ा ध्यान में रखना है कि भोजन की पाचन सर्वप्रथम कहां से शुरू होता है, तो मुख गुहा से होता है। स्टार्च का पाचन सर्वप्रथम मुख गुहा से ही होता है। मतलब उसी चीज को हमने विस्तार करके लिख दिया है कि पूछ लिया अगर आपसे कि बताओ स्टार्च का पाचन सर्वप्रथम कहां से शुरू होता है, तो स्टार्च का पाचन सर्वप्रथम मुख गुहा से प्रारंभ होता है। और पूछेगा सर्वप्रथम पाचन मुख गुहा, मतलब सर्वप्रथम पाचन कहां से होता है, तो मुख गुहा से। सर्वप्रथम पाचन किसका होता है, तो स्टार्च का पाचन। सर्वप्रथम किसका, तो स्टार्च। सर्वप्रथम कहां से, तो मुख गुहा से। तो ये हम लोगों का होगा मुख गुहा खत्म, ठीक है ना। ये थे मुख गुहा से जो भी प्रश्न बनने की संभावना था वो सब कुछ हमने यहां से देख लिया, ठीक है ना। अब हम लोग देख लेंगे क्या चीज, अब हम लोग देखेंगे ग्रसनी का, ठीक है ना। अब दूसरा पॉइंट है, देखो मुख गुहा में जो भोजन हम लोगों ने लिया था वो मुख गुहा में उसे कूचा काचा लार से मिलाया, लार से मिलाकर क्या करते हैं, घोंटते हैं। क्या करते हैं बाबू, घोंटते। अब घोंटेंगे तो कहां आएगा, इसी नलिया में आएगा। इस नली को क्या नाम कहते हैं, फूड पाइप या ग्रसनी। क्या कहते हैं, फूड पाइप या ग्रसनी। इसमें एक ही पॉइंट लिखो जो ग्रसनी होती है। ग्रसनी की एक बार क्वेश्चन पूछा था कि ग्रसनी की लंबाई कितनी होती है, लिखो ग्रसनी, हेडिंग डालो फूड पाइप या ग्रसनी। देखो इसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर होती है। कितना, 25 सेंटीमीटर। क्वेश्चन पूछा है ग्रसनी की लंबाई कितना होता है, तो ग्रसनी की लंबाई बाबू कितना होता है, 25 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है, 25 सेंटीमीटर होता है। इसकी लंबाई कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर होता है। दूसरा लिखो कि भोजन यहाँ पर मान लो यहाँ से जब हम लोग घोंटते हैं बाबू, ये भोजन जो घोंटते हैं तो यहाँ पहुंचता है ना, तो यहाँ से यहाँ तक आने तक कैसे आता है भोजन, तो वो भी एक बार क्वेश्चन पूछा है कि भोजन मतलब किस क्रिया विधि से भोजन पाइप में अंदर आता है। जैसे मान लो ये पाइप है ना, तो ये पाइप है, तो इस तरह आप गले को देखेंगे तो एकदम प्लेन नहीं होता है, आप देखोगे घटबड़ रहता है, तो इसी क्रिया से होता है। तो कहीं पर देखो फूल रहा है और कहीं पर सिकुड़ रहा है, कहीं पर फूल रहा है, कहीं पर सिकुड़ रहा है, कहीं पर फूल रहा है, कहीं पर सिकुड़ रहा है। तो ये ऐसा करके मान लो कि थोड़ा और बड़ा बना देते हैं, ऐसा करके है, तो कहीं पर फूल रहा है, कहीं पे सिकुड़ रहा है, तो कहीं पे देखो सिकुड़ रहा है, कहीं पे फूल रहा है। तो इस विधि को कहते हैं क्रमाकुंचन विधि से। भोजन ऊपर से ग्रसनी में भोजन, देखो ग्रसनी में भोजन क्रमाकुंचन विधि से नीचे जाता है। क्रमाकुंचन विधि से नीचे जाता है, ठीक है, नीचे जाता है। क्या होता है, क्रमाकुंचन विधि से नीचे जाता है। ये था हमारा ग्रसनी का पार्ट, ठीक है ना। तो ग्रसनी में ज्यादा नहीं पूछेगा, इसकी बस लंबाई पूछा है एक बार कि इसकी लंबाई कितनी है, तो 25 सेंटीमीटर लगा के आ जाना। ग्रसनी में कौन सी विधि से भोजन नीचे जाता है, तो लिख देना क्रमाकुंचन विधि से, ठीक है ना। अब हम लोग आ जाते हैं, अब भोजन मुख गुहा से ग्रसनी में आ गया, ग्रसनी के बाद कहां आ गया, अमाशय में। तो अब हम लोग हेडिंग डालो अमाशय, अब डालो हेडिंग अमाशय, अमाशय हेडिंग डालो, क्या डालो बाबू, अमाशय। अब अमाशय की बात अब देखो बाबू, अमाशय देखो पहला बात तो इसकी समान विशेषता लिख लो, यह लिखो पहला पॉइंट, यह अंग्रेजी के जे अक्षर के समान है, जे के समान है, ठीक है, समान है। दूसरा पॉइंट लिखो, यह शरीर का सबसे चौड़ा, यह पाचन तंत्र का सबसे चौड़ा भाग होता है। यह पाचन तंत्र का सबसे चौड़ा भाग होता है, सबसे चौड़ा भाग होता है, ठीक है ना, सबसे चौड़ा भाग होता है। यहां इसी में जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं। अमाशय में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है, जठर ग्रंथि पाई जाती है, ठीक है ना, ठीक है। अमाशय में क्या पाया जाता है, जठर ग्रंथि पाई जाती है। लिखो एक पॉइंट और लिख लो, तब उसके बाद इसमें पाए जाने वाले ग्रंथि और जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं। और एक पॉइंट इसी में लिख लो, जठर ग्रंथियां विभिन्न प्रकार के रस स्रावित करते हैं। लिखो जठर ग्रंथियां विभिन्न प्रकार की रस स्रावित करती है,
रस स्रावित करती है, स्रावित करती है। ठीक है, लिख लो। उसके बाद लिखो विभिन्न प्रकार की रस स्रावित करती हैं। जब ग्रसनी के बाद अमाशय में भोजन आता है तो यहाँ पे 3 से 4 घंटे भोजन रुकता है। यहाँ भोजन 3 से 4 घंटे तक रुका रहता है, ठीक है ना। यहाँ भोजन 3 से 4 घंटा रुका रहता है। अगला पॉइंट लिख लो। अमाशय का स्वरूप, ये भी क्वेश्चन पूछा कि अमाशय की प्रकृति कैसी होती है। देखो अमाशय की प्रकृति अम्लीय होता है, ठीक है ना, अम्लीय होता है, ठीक है ना। अमाशय की प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय होती है। तो ये हमारे सामान्य पॉइंट होंगे किसके, अमाशय के, ठीक है। अब अमाशय में कुछ रस स्रावित होते हैं, उन रसों को हम लोग देख लेते हैं, ठीक है ना। अमाशय में पहला क्या हो गया, अंग्रेजी के जे अक्षर के समान होते हैं, या पाचन तंत्र का सबसे चौड़ा भाग होता है। देखो ये काफी चौड़ा भाग होते हैं। और बाबू इसी में जठर ग्रंथि पाई जाती है, और जठर ग्रंथि क्या करती है, विभिन्न प्रकार के रस स्रावित करती है, और यह भोजन को 3 से 4 घंटे तक रोके रखती है अपने पेट में। कहां पर, अमाशय में। और उसके बाद वहां से जब पाचन होने के बाद कहां जाता है भोजन, अमाशय की प्रकृति के बाद अम्लीय होता है। अमाशय की प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय। ये भी क्वेश्चन पूछा है कि अमाशय की प्रकृति कैसी होती है, तो अमाशय प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय प्रकृति का होता है, ठीक है ना। अब हम लोग देख लेते हैं आगे कि कौन कौन से रस स्रावित होते हैं और क्या क्या उनका काम है। पूछा गया क्वेश्चन है सब, ठीक है ना। कुछ भी इसमें ऐसा नहीं है जो क्वेश्चन ना पूछा जाए या ना पूछने योग्य हो। और कुछ क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, जैसे इनकी प्रकृति कैसी होती है, ठीक है ना। ये सारे क्वेश्चन पूछे गए। अब देखो इसी में क्या है, अमाशय है बाबू, ठीक है ना। अमाशय क्या करता है बाबू, अमाशय में पाया जाता है क्या, जठर ग्रंथि। क्या पाया जाता है, जठर ग्रंथि पाई जाती है। कौन सी ग्रंथि पाई जाती है, जठर ग्रंथि पाई जाती है। और जठर ग्रंथि क्या करता है, रस छोड़ता है, रस स्रावित करता है, ठीक है ना, स्रावित करता है। कौन कौन सा रस स्रावित करता है, देख लेते हैं बाबू। पहला नंबर तो ये HCl छोड़ता है। क्या छोड़ता है, HCl छोड़ता है। क्या छोड़ता है बाबू, HCl छोड़ता है। दूसरा क्या छोड़ता है, रेनिन छोड़ता है। रेनिन नाम सुने हो, रेनिन नामक एंजाइम छोड़ता है, रेनिन नामक एंजाइम छोड़ता है। क्या करता है, रेनिन नामक एंजाइम छोड़ता है। तीसरा क्या है, पेप्सिन नामक एंजाइम छोड़ता है। चौथा क्या छोड़ता है बाबू, लाइपेज नामक एंजाइम छोड़ता है, लाइपेज। क्या करता है, लाइपेज नामक एंजाइम छोड़ता है। अमाशय में पाया जाता है जठर ग्रंथि। जठर ग्रंथि रस छोड़ती है, और रस कौन कौन सा छोड़ती है, ये रस क्या करते हैं। अब बाबू जो भोजन में आया है मुख गुहा से ग्रसनी, और ग्रसनी के बाद अमाशय में, ये बाबू अमाशय में आ गया तो अमाशय में पाचन होने के लिए आया है ना, कि मतलब मुंह दिखाने के लिए आया है कि मतलब मैं आ गया हूं। उस भोजन को पचाना है किसके द्वारा, अमाशय के द्वारा। तो अमाशय उस भोजन में क्या क्या पाया जाता है, मान लो भोजन में हमारे क्या होता है, कुछ कार्बोहाइड्रेट होगा, कुछ वसा होगा, कुछ प्रोटीन होगा, यही सब चीज तो पाए जाते हैं, खनिज होगा, लवण होगा। तो उन सब चीजों को पचाने का काम किसका होता है, अमाशय का होता है। अमाशय के बाद यकृत का होता है, यकृत के बाद अमाशय के बाद छोटी आंत का होता है, छोटी आंत के बाद बड़ी आंत का काम होता है, ठीक है ना। तो देखो बाबू, अमाशय में पाया जाता है जठर ग्रंथि। जठर ग्रंथि जठर रस छोड़ती है, और कौन कौन सा रस छोड़ती है बाबू, HCl छोड़ती है। ये HCl क्या करेगा, प्रोटीन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देती है। मतलब एक तरह से कह सकते हो कि प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है, और जो भोजन होता है उसे गलाने का भी काम करता है HCl। HCl में कुछ डाल दोगे ना बाबू, तो HCl में कुछ डाल दोगे तो गल ही जाएगा। समझ में आ रहा है ना। कभी कभी HCl का क्या है, देखो यहां पर जैसे अमाशय में आ गया ना, इस अमाशय में, अब अमाशय में आ गया है तो कैसा हो गया, प्रकृति, इसका प्रकृति कैसा हो गया, अम्लीय हो गया। कैसा हो गया, अम्लीय हो गया, इसी HCl की वजह से। इसी वजह से लिखे ना कि पूछा था एक बार क्वेश्चन कि बताओ अमाशय की प्रकृति कैसी होती है, तो अमाशय की प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय प्रकृति का होता है। कैसी प्रकृति का, अम्लीय प्रकृति का। क्यों, क्योंकि ये कौन सा रस छोड़ती है, HCl छोड़ती है, और यही HCl क्या करता है, हमारे भोजन को गलाने का काम करता है, ठीक है ना। तो पहला काम क्या करता है, HCl भोजन को गलाने का काम करता है। लिख लो, भोजन को गलाने का काम करता है, गलाने का कार्य करता है, ठीक है ना, कार्य करता है। प्रोटीन को तोड़ता भी है, ठीक है ना, प्रोटीन को तोड़ता है। रेनिन जो बच्चों के जो दूध में केसिन नामक एंजाइम पाया जाता है, उसको पाचन करने का कार्य करता है, मतलब प्रोटीन का पाचन करता है। लिखो, प्रोटीन का पाचन करता है, प्रोटीन का पाचन।
खूब पूछता है क्वेश्चन। बताओ रेनिन क्या करता है? रेनिन क्या करता है बाबू? भोजन में उपलब्ध प्रोटीन का पाचन करता है। और ये रेनिन, ये प्रोटीन किसका होता है? जो बच्चों में पाया जाता है रेनिन नामक प्रोटीन, उसका पाचन करता है। ठीक है ना? तो क्या करता है? रेनिन। केसिन जो पाया जाता है बच्चों में, केसिन नामक प्रोटीन, उसका पाचन कौन करता है? रेनिन नामक पाया जाता है, रेनिन करता है। ठीक है, रेनिन नामक एंजाइम करता है। ठीक है ना? तो ये आपको ध्यान में रखना। और ये पेप्सिन, ये भी प्रोटीन का पाचन करता है। क्या करता है? प्रोटीन का पाचन करता है। ठीक है ना? ये लिख लो, यहां पर सीधे लिख लो, केसिन का पाचन करता है। और केसिन बच्चे के दूध में जो पाया जाता है केसिन नामक प्रोटीन, उसका पाचन करता है। ठीक है ना? केसिन का पाचन करता है। रेनिन क्या करता है? केसिन नामक प्रोटीन का पाचन करता है। और पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन का पाचन करता है। लाइपेज क्या करता है? वसा का पाचन करता है। क्या करता है? वसा का पाचन करता है। पाचन मतलब तोड़ेगा छोटे छोटे अणुओं में, तभी तो पाचन होगा ना। पाचन का मतलब क्या होता है? जटिल कार्बनिक यौगिकों को सरल कार्बनिक यौगिकों में तोड़ना ही क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। तो ये लाइपेज क्या करेगा? वसा को तोड़ेगा, विघटित करेगा। पेप्सिन क्या करेगा? प्रोटीन को तोड़ेगा। रेनिन क्या करेगा? केसिन जो बच्चों में दूध में उपलब्ध होता है उसको तोड़ेगा। HCl क्या होगा? गलाने का कार्य करता है। अब बाबू देखो, जब कभी कभार सुबह ब्रसवा करते हो या रतिया में कभी कभार ज्यादा खा लेते हो तो उल्टी आ जाता है, यहां तक नकिया तक भर लेते हो तो डकार आती है ना बाबू। तो डेकरिया के कभी कभी इतना सा गटैया तक आ जाता है, गलने लगा, बहुत तेज जलन होती। कहाँ है हाई बाबू साहब? HCl क्या हो गई बा? बढ़ गई बा तुम्हारे पेटवा में। तो कहाँ है? ज्यादा खुला होल लिए बाटा है पूरा तन तो आ गया, तो गलन होने लगता। क्यों? इसी HCl की वजह से। और ये HCl कहाँ पाया जा रहा है? अमाशय में। मतलब जस्ट नदी को तरीके यहाँ तक आ जाता है। तो जो तरीका ऊंचार मारते हो तो ये ध्यान रहे किसकी वजह से? HCl के। अब क्वेश्चन बनता है कि बताओ ये HCl में मांस मछली मुर्गा बकरा जो भी खाते हो सब गला देता है। मतलब मान लो ये अमाशय, इसी अमाशय को हम लोग यहां बनाते हैं। ठीक है ना? ठीक है, अब ये बना दी हम अमाशय। अब बाबू अमाशय में क्या पाया? अमाशय में क्या गया? मांस खाते हो तो मांस तो गल जाता है ना, मांस कुछ भी खाते हो तो ये सब गल जाता है ना। लेकिन बाबू हाई तो पेटवो तो अमाशय भी तो किसका बना है? मांस का बना है ना। तो मांस का होने के बावजूद हमारा पेट क्यों नहीं पचता, गलता है? और जबकि हम मांस खाते हैं बाहर से तो गल जाता है, लेकिन हमारा पेट भी तो मांस का बनल हुआ तो काहे नहीं गलता बाबू? इसके पीछे कारण ये है कि जो ये अमाशय है ना बाबू, इसी अमाशय की आंतरिक परत में एक झिल्ली नुमा संरचना पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं? म्यूकोसा कहते हैं। क्या कहते हैं? म्यूकोसा परत कहते हैं। क्या कहते हैं? म्यूकोसा। यही म्यूकोसा क्या करता है? हमारे पेट को और इस HCl को सुरक्षा प्रदान करता है। मतलब इधर पेट है और इधर क्या है? मांस है। मतलब मांस को तो गला देगा, लेकिन भाई साहब पेटवा और मांसवा के बीच में क्या पाया जाता है? एक पन्नी पाई जाती है, एक पॉलिथीन पाई जाती है। मतलब पॉलिथीन में एक परत पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं? म्यूकोसा कहते हैं। क्या कहते हैं? म्यूकोसा नामक परत पाई जाती है। लिखो म्यूकोसा। कौन सी परत पाई जाती है? म्यूकोसा नामक परत पाई जाती है, जो क्या करती है? हमारे पेट को, मांस के बने पेट को सुरक्षा प्रदान करती है। अगर यही ना होता भाई साहब तो ये पेट को भी गला देता। जैसे आपके मांस को गला दे रहा है ना बाबू, आपके बकरवा को गला दे रहा है ना बाबू, उसी तरह आपके पेटवा को गला देता। लेकिन पेटवा और मांसवा के बीच में एक परत पाई जाती है, जिसको नाम क्या कहता है? म्यूकोसा। तो लिख लो म्यूकोसा नामक एक परत पाई जाती है, जो हमारे पेट को HCl से सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक है ना? इसी वजह से मांस तो गल जाता है, लेकिन मांस से बना हमारा पेट नहीं गलता। ठीक है ना? तो ये हो गया हम लोगों का जठर ग्रंथि, और जठर ग्रंथि में ये सारी चीज पाए जाते थे। अब हमारे इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है क्या? अमाशय के बाद यकृत पढ़ते हैं। ठीक है ना? यकृत से पहले अमाशय पढ़, अग्नाशय पढ़ लेते हैं। जो भी इसके बाद देखो भोजन कहाँ आ गया? अमाशय में। अमाशय से भोजन 3 से 4 घंटा रहेगा। उसके बाद कहाँ आ जाएगा बाबू? छोटी आंत में। कहाँ आ जाएगा? छोटी आंत में। अब छोटी आंत में ला दो, यहां तक छोड़ दो। मतलब पहले भोजन मुख गुहा में, फिर पाइप में, फिर अमाशय में, फिर बाबू छोटी आंत में। अब छोटी आंत में ला करके भोजन रोक दो, क्योंकि अब भोजन में मिलाने के लिए दोनों तरफ से क्या चाहिए? रस चाहिए। तो एक बार अग्नाशय पढ़ लेते हैं, एक बार यकृत पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग छोटी आंत में आ जाते हैं। तो हेडिंग डालो यकृत। यकृत, ठीक है? हेडिंग डालो यकृत। लिखो पहला पॉइंट लिखो, यह शरीर की सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि है। यह शरीर की, देखो यह शरीर की सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि है।
अभी समझ में आ जाएगा कि अंतःस्रावी क्या होता है और बहिःस्रावी क्या होता है। अभी बहिःस्रावी ग्रंथि है, स्रावी ग्रंथि है, यह शरीर की सबसे बड़ी बहिःस्रावी ग्रंथि है, ठीक है ना। देखो इसे शरीर का रासायनिक प्रयोगशाला कहते हैं, रासायनिक प्रयोगशाला कहते हैं, ठीक है ना, इसे रासायनिक प्रयोगशाला कहते हैं। तीसरा पॉइंट लिखो, तीसरा पॉइंट, यह ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करती है, ग्लाइकोजन में परिवर्तित करती है, ठीक है। अगला पॉइंट लिखो, पित्तरस का निर्माण करती है, पित्तरस का निर्माण करके कहां रख देती है बाबू, पित्त के थैली में, जिसे क्या कहते हैं, पित्ताशय कहते हैं। लिखो अगला पॉइंट, पित्तरस का काम क्या है, यहीं पर नोट डाल के लिख लो, यहीं कोष्टक में। पित्तरस वसा का पाचन करता है, पित्तरस क्या करता है, वसा का पाचन करता है, ठीक है ना। अगला लिखो, यूरिया का निर्माण करती है, यकृत क्या करती है, यूरिया की निर्माण करती है। यूरिया का निर्माण कहां होता है, यकृत में निर्माण होता है। उसके बाद लिखो, और कुछ बचा है, पित्तरस हो गया, शरीर की सबसे बड़ी बहिःस्रावी ग्रंथि है, रासायनिक प्रयोगशाला कहते हैं, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करती है, पित्तरस को निर्माण करती है, यूरिया का निर्माण करती है। और एक आध पॉइंट देख लेते हैं हम लोग। हाँ लिखो, अम्ल और क्षार का संतुलन बनाती है। देखो अम्ल व क्षार का संतुलन बनाती है। संतुलन बनाने का कार्य किसका बाबू, इसी का, अम्ल व क्षार का संतुलन बनाती है। लिखो अगला पॉइंट, निर्विषीकरण करती है, मतलब हमारे शरीर में जो विषैले पदार्थ बनते हैं उसको अवशोषित करके उसे नष्ट करने का काम किसका होता है, यकृत का काम होता है। इसी वजह से इसे क्या कहते हैं, निर्विषीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, निर्विषीकरण कहते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे हो गए ये सारे चीज, रासायनिक प्रयोगशाला हो गया। लिख लो ये सारे पॉइंट। यकृत क्या करता है, निर्विषीकरण करता है, शरीर की सबसे बड़ी बहिःस्रावी ग्रंथि है, रासायनिक प्रयोगशाला कहते हैं, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करती है, पित्तरस का निर्माण करती है, और पित्तरस का काम क्या होता है, वसा का पाचन करना होता है, यूरिया का निर्माण करती है, अम्ल व क्षार का संतुलन बनाती है। अब देखो समझ लो एक एक करके। देखो निर्विषीकरण का मतलब क्या होता है, जब हमारे शरीर में हम कुछ ऐसा खाते हैं जो हमारे लिए कैसा हो, टॉक्सिक हो, मतलब जहरीला हो, तो उस जहरीले पदार्थ का अवशोषण कौन करता है, यकृत करता है। उस अवशोषित करके उसे कम करने का, न्यून करने का, उसे खत्म करने का काम किसका होता है, इस यकृत का ही होता है। तो पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया, जिसका मतलब क्या होता है, निर्विषीकरण, मतलब मतलब खत्म करने का काम, विष को खत्म करने का काम किसका होता है, यकृत का। दूसरा, यह शरीर की सबसे बड़ी बहिःस्रावी ग्रंथि होती है। अंतःस्रावी बहिःस्रावी का मतलब यह होता है कि जैसे देखो दो प्रकार का होता है। अगर भाई साहब हमारे कुछ चीज, अगर कोई चीज हमारे नलियों में, मतलब धमनियों में, जहां जिसके माध्यम से खून, माने नसों में अगर सीधे खून के साथ मिलाया जाता है तो उसे अंतःस्रावी कहते हैं। अगर भाई साहब इस खून की नली के बाहर, अगर मतलब हमारी सिरों और धमनियों के बाहर अगर कुछ रस मिलता है तो उसे बहिःस्रावी कहते हैं। तो ये देखो, ये कहां, यकृत किससे मिला हुआ है, ये हमारे भोजन फूड पाइप से मिला हुआ है। इसी वजह से ये कहां मिला, अपना रस कहां मिलाएगा, फूड पाइप में, अर्थात छोटी आंत में मिलाएगा, मतलब नसों में नहीं मिला रहा, मतलब खून के लाइन में, खून वाले पाइप में नहीं मिला रहा है। तो इस वजह से इसे क्या कहते हैं, यह शरीर की सबसे बड़ी बहिःस्रावी ग्रंथि है।
अब देखो इसे रासायनिक प्रयोगशाला, क्यों? क्योंकि भाई साहब ये भाई साहब 500 से भी ज्यादा काम करता है, 500 से ज्यादा काम करता है भाई साहब। हमारी जो यकृत होती है ना, बहुत काम करना पड़ता है, 500 से ज्यादा काम करता है, ठीक है ना। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में किसमें परिवर्तित कर देता है? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में। अब ग्लाइकोजन में बाबू साहब कभी कभार हम लोग कहाँ चले जाते हैं, शादी ब्याह पार्टी में चले जाते हैं और दही का रसगुल्लवा 4-5 थुल लेते हैं बाबू, उसके बाद एक थरिया भोजन, उसी में पूरी सब्जी, तमाम रिकिम के सब्जियां, तमाम रिकिम के पापड़ बाबू धर लिए, चावल ले लिए, पूरी ले लिए, तंदूरी ले लिए, और ससुरा नीचे से सलाद करता है, हम भी बाटी, ये भी बगल में तोप दिए, चपलवा ससुरा सब्जिया तोप दिया, सगवा तोप दिया, सगवा नहीं करके खाता, गुस्सा आ गया तोरी की हमें तोप दिया। तो बाबू इतना सारा खाना और ऊपर से 2-3 प्लेट मिठाई आइसक्रीम खा लेते हो तो शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ा देगा। अब धक-धका के जैसे ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी तो क्या होगा, जैसे तुम बाबू ले आते हो 1 किलो मुर्गा, तो 300 ग्राम खा लिए, 1 पाव बच गए बाबू, 1 पाव बच गया तो काहे के फेंक देला, नहीं ले जाके फ्रिजों में रख देला कि जब जरूरत पड़ेगा भाई साहब, जब भाई अंदरवा वाला खत्म हो तब खा, सुरक्षित कर देते हो। ठीक उसी प्रकार ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन कौन करता है? यकृत। और इस ग्लाइकोजन को परिवर्तित करके ग्लूकोज को जो अधिक मात्रा हमने खाया था, हमें चाहिए था कितना 2400 कैलोरी, और हमने खा लिया कितना 2800 किलो कैलोरी। कितना खा लिया? 2800 कैलोरी। अब बाबू है जो 400 बढ़ गई बा, ये 400 भाई साहब जो बढ़ गए ग्लूकोज का मात्रा, इसी ग्लूकोज के, ये था ग्लूकोज और ये बदल गया किसमें? ग्लाइकोजन में। हमें 2400 चाहिए था और खा लिया कितना 2800, 400 भाई साहब सरप्लस हो गया। और इसी 400 ग्लूकोज को किसमें बदल दिया जाएगा? ग्लाइकोजन में, ठीक है ना, ग्लाइकोजन में। अब बाबू ये ग्लाइकोजन में बदलने का काम कौन करता? यकृत। कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं है, तुम ज्यादा खा लियो, हम इस ग्लूकोज को किसमें बदल देंगे? ग्लाइकोजन में। और ग्लाइकोजन में बदल के कहां रख देता है? यकृत में। अभी इसमें जो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदला गया था, इसके लिए एक चीज की और जरूरत पड़ती है, उसका नाम है इंसुलिन। अभी इंसुलिन हम लोग पढ़ेंगे अग्नाशय में, ठीक है ना। तो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करके अपने यकृत में संचित कर लेता है। तो पूछेगा क्वेश्चन, बताओ ग्लूकोज का परिवर्तन किसमें होता है? ग्लाइकोजन में। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित कौन करता है? यकृत करता है। कहां पर ग्लाइकोजन का संचित कहां होता है? यकृत में होता है। ग्लाइकोजन का संचित कहां होता है? यकृत में होता है। तो ये ध्यान में रखना। अब देखो हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन होता है, क्या पाया जाता है? हमारे आरबीसी में। अब देखो अगला पॉइंट पित्तरस वाला, जैसे हमारे शरीर में क्या पाया जाता है? आरबीसी। आरबीसी में 2 प्रकार के वर्णक पाए जाते हैं, बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन। क्या पाया जाता है? बिलिवर्डिन, ठीक है ना। ये बिलिवर्डिन और बिलिरुबिन ये क्या करते हैं? ये एक प्रकार के वर्णक होते हैं। क्या होते हैं? वर्णक। तो बाबू कभी कभार आप देखे हो तो ये जब इनकी मात्रा, ये कैसे होते हैं? पीले कलर के। कैसे होते हैं? पीले रंग के भाई साहब, पीले रंग के। जब इनकी मात्रा हमारे ब्लड में आरबीसी में ज्यादा हो जाती है, बहुत ज्यादा हो जाती है, तो बाबू क्या होता है? हमारा रंग, हमारे शरीर का रंग पीला होने लगता है और हमें पीलिया हो जाता है। इन्हीं की वजह से अगर इनकी मात्रा हमारे शरीर में ज्यादा होगी, बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन की, तो हमारे शरीर में क्या हो जाएगा? पीलिया। और इसी वर्णक के सहायता से यकृत हमारा किसको क्या बनाती है? पित्तरस का निर्माण करती है। पित्तरस में क्या पाए जाएंगे? बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन नामक वर्णक पाए जाते हैं, और इन्हीं की अधिकता से हमारे शरीर में क्या होता है बाबू? पीलिया होता है। और दूसरी बात, यही बिलिवर्डिन क्या करता है? यूरोक्रोम नामक एक पीला पदार्थ छोड़ता है, और ये पीला पदार्थ क्या करेगा? हमारे मूत्र का कलर कैसा कर देता है? क्या कर देता है? पीला। तो क्वेश्चन पूछा था कि हमारे मूत्र का कलर, मूत्र का कलर कैसा होता है? हमारे पेशाब का कलर कैसा होता है? पीला। तो इस पीलेपन के कारण क्या है? तो यूरोक्रोम। और यूरोक्रोम किसकी वजह से होता है? बिलिवर्डिन के कारण। तो लिख लो एक पॉइंट यहीं पर कि हमारे पेशाब का रंग पीला यूरोक्रोम के कारण होता है। देखो पेशाब का रंग पीला, पेशाब का रंग पीला यूरोक्रोम की वजह से होता है। यूरोक्रोम की वजह से होता है, यूरोक्रोम की वजह से होता है, ठीक है ना। क्वेश्चन पूछा गया कि पेशाब का रंग पीला किस वजह से होता है? तो यूरोक्रोम की वजह से। किसकी वजह से? यूरोक्रोम की वजह से। तो ये हो गया। तो पित्तरस का निर्माण हो गया। अब पित्तरस का काम क्या होता है कि जो बाबू यहाँ हयाइल बा, यही में ये पित्ताशय है, इसी में एकत्रित हो जाता है। यकृत से बनेगा और यहाँ पर चले आएगा, यकृत में बनेगा और यहाँ पर चले आएगा, और यहीं पर बनेगा क्या?
भाई साहब यहाँ पर पित्तरस बन गया। अब पित्तरस किसके माध्यम से, यहाँ से आकर के छोटी आंत में मिल जाएगा। तो अभी हम लोग पहले देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी रस आएगा, यहाँ से भी रस आएगा, तो पहले अगल बगल वाला रस बना लेते हैं तभी तो मिलाएंगे। तो ये हो गया पित्तरस का निर्माण पित्ताशय करती है। अब पित्तरस का पाचन भाई साहब करता है, पित्तरस क्या करता है, वसा का पाचन करता है। ये इंपॉर्टेंट है कि पित्तरस क्यों बनता है, पित्तरस तो बन गया भाई साहब, उसका काम क्या है, तो पित्तरस वसा का पाचन करता है, ये ध्यान रखें। अब भाई साहब हमारे ही शरीर में यहीं पर क्या बनता है, यूरिया बनता है। कहां पर बनता है, इसी यकृत में, सॉरी यकृत में ही क्या बनता है, यूरिया बनता है। अब देख लेते हैं, यकृत में ही क्या बनता है, यूरिया। अब देखो हम खाते हैं क्या, हम खाते हैं बाबू प्रोटीन। क्या करते हैं, प्रोटीन, प्रोटीन खाते हैं। अब प्रोटीन बाबू क्या होता है, प्रोटीन किसमें टूटता है, अमीनो अम्ल में, अमीनो अम्ल में किसमें टूटता है, अमीनो अम्ल में। और अमीनो अम्ल किसमें टूटता है, अमोनिया में। किसमें टूटता है, अमोनिया में। किसमें टूटता है बाबू, अमोनिया में। और यही अमोनिया किसमें परिवर्तित होता है, यूरिया में, यूरिया, ठीक है। यह किसमें टूटता है, और ये काम कौन करता है, यही हमारी यकृत करती है। यही यकृत इन प्रक्रियाओं को अंजाम देती है, ठीक है ना। अमोनिया, यकृत क्या करेगी, प्रोटीन को अमीनो अम्ल में परिवर्तित करे। अमीनो अम्ल किसमें परिवर्तित, अमोनिया में। अमोनिया किसमें परिवर्तित होगा, यूरिया में। और यही यूरिया हमारा क्या करता है, किडनी क्या करती है, किडनी क्या करेगी, छान के, ब्लड से छान के क्या कर देगी, बाहर निकाल देगी, मूत्र के माध्यम से, पेशाब के रास्ते बाहर कर देगी, ठीक है ना। पेशाब के रास्ते इसे बाहर कर देती है। सबसे बड़ा प्रोटीन, प्रोटीन को अमोनिया में बदला, अमोनिया को अमीनो अम्ल में बदला, सॉरी प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदला, अमीनो अम्ल में बदला, अमीनो अम्ल अमोनिया में, अमोनिया यूरिया में, और यूरिया को भाई हमारी किडनी छान करके पेशाब के रास्ते बाहर कर देती है। तो ये सारी ये प्रक्रिया होती है, ठीक है ना। तो ये काम कौन करता है, हमारी यकृत ही करती है, ठीक है। तो ये ध्यान में आपको रहे, अम्ल व क्षार का भी नियंत्रण यही करती है। तो ये भी पॉइंट आप ध्यान में दे सकते हो। उसके अलावा अब हम लोग आ जाते हैं अग्नाशय में। कहां पर आ जाते हैं, अग्नाशय, ठीक है ना। अब आ जाते हैं हम लोग अग्नाशय में। अब बस हम लोगों को छोटा सा और टॉपिक है अग्नाशय, उसके बाद छोटी आंत, उसकी बड़ी आंत। ठीक, अब हेडिंग डालो अग्नाशय। थोड़ा और ऊपर लिखते हैं, बहुत ज्यादा लिखना है। ठीक है, देखो अग्नाशय, देखो पहला पॉइंट इसके बारे में लिखो। यह दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। देखो यह दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, यह शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। लिख लो पहला पॉइंट, यह शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। देखो यह मिश्रित ग्रंथि है। देखो दूसरा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट, लिखो यह मिश्रित ग्रंथि है। देखो यह मिश्रित ग्रंथि है। मिश्रित का मतलब क्या होता है, मिश्रित का मतलब, यह मिश्रित ग्रंथि है। मिश्रित का मतलब क्या होता है, देखो मतलब इसमें अंतः, देखो ऐसे लिखो, पूरा लिख लो, अग्नाशय, 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 अंतःस्रावी, अंतःस्रावी, अंतःस्रावी तथा बहिस्रावी, बहिस्रावी, स्रावी, दोनों प्रकार के गुण प्रदर्शित करती है। दोनों प्रकार के की गुण प्रदर्शित करती है। प्रदर्शित करती है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है बहुत ज्यादा, 2-3 बार क्वेश्चन पूछा गया, तो स्टार लगा लो कि पूछता है कि बताओ कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों प्रकार की होती है। तो मिश्रित ग्रंथि इसे कहते हैं, इसी वजह से इसे मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। क्यों, क्योंकि इसे अंतःस्रावी गुण भी है और बहिस्रावी गुण है। मतलब कुछ इसके एंजाइम सीधे खून में मिल जाते हैं और कुछ एंजाइम सीधे कहाँ मिल जाते हैं, लीवर में मिल जाते हैं, ठीक है ना। कुछ एंजाइम सीधे ब्लड में मिल जाएंगे और कुछ एंजाइम कहाँ मिल जाएंगे, सीधे आपके छोटी आंत में मिल जाएंगे। तो इस वजह से इसके दोनों गुण प्रदर्शित करते हैं, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, अग्नाशय को मिश्रित ग्रंथि या अंतःस्रावी एवं बहिस्रावी दोनों ग्रंथि कहा जाता है, ठीक है ना। गुण प्रदर्शित करती है। तो ये ध्यान में रहे, बहुत जल्दी 2 से 3 बार क्वेश्चन आपसे पूछा गया, ठीक है ना। लिखो
अब हेडिंग डाल, ये हो गया। अब लिखो अंतःस्रावी और बहिःस्रावी कि मिश्रित कहा जाता है तो क्यों कहा जाता है। लिखो अंतःस्रावी और लिखो बहिःस्रावी। अंतःस्रावी और बहिःस्रावी, ठीक है, दो प्रकार के गुण प्रदर्शित करती है। तो लिखो जो अंतःस्रावी है वो क्या करेगी, हार्मोन्स छोड़ती है। देखो हार्मोन्स छोड़ती है। क्या करती है, अंतःस्रावी ग्रंथि जो है वो जब मतलब अग्नाशय अंतःस्रावी का गुण प्रदर्शित करती है तो क्या छोड़ेगी, हार्मोन्स छोड़ेगी। हार्मोन्स क्या होते हैं, एक प्रकार के एंजाइम ही होते हैं ये भी। और क्या करते हैं, हार्मोन्स हमारी उत्तेजनाओं को बढ़ाने का काम करते हैं, ठीक है ना। एक क्या करते हैं, रासायनिक उत्तेजना के रूप में काम करते हैं, कौन, हार्मोन्स। तो ये क्या करती है, अंतःस्रावी ग्रंथि क्या छोड़ती है, हार्मोन्स छोड़ती है। और बहिःस्रावी ग्रंथि क्या छोड़ती है, एंजाइम छोड़ती है। क्या छोड़ती है बाबू, बहिःस्रावी ग्रंथि क्या छोड़ती है, एंजाइम का स्राव करती है, ठीक है ना। एंजाइम का स्राव करती है, लिख लो, एंजाइम का स्राव करती है, ठीक है ना, एंजाइम का स्राव करती है। एक मिनट थोड़ा सा स्याही डाल लेते हैं। तो बहिःस्रावी ग्रंथि क्या करती है, एंजाइम छोड़ती है, ठीक है ना। तो बहिःस्रावी ग्रंथि क्या छोड़ती है, एंजाइम, और अंतःस्रावी क्या छोड़ती है, हार्मोन्स, ठीक है ना। तो ये सब ध्यान में रखना है आप लोग को। तो देखो अंतःस्रावी ग्रंथि क्या करती है, हार्मोन छोड़ती है। और बहिःस्रावी ग्रंथि क्या छोड़ती है बाबू, एंजाइम छोड़ती है। सबसे पहला क्वेश्चन यही आपसे पूछता है कि बहिःस्रावी ग्रंथियां क्या छोड़ती हैं और अंतःस्रावी कौन सी, अग्नाशय की अंतःस्रावी ग्रंथि क्या छोड़ती है, हार्मोन्स। अग्नाशय की बहिःस्रावी ग्रंथि क्या छोड़ती है, तो एंजाइम। तो एंजाइम किसके बने होते हैं, ये क्वेश्चन कम से कम 5-6 बार पूछा गया। तो एंजाइम क्या होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं। ये लिख लो कि एंजाइम किसके बने होते हैं, एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं। कम से कम 5-7 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि एंजाइम किसके बने होते हैं, तो एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। अब लिख लो अंतःस्रावी हार्मोन छोड़ती है, इसके बारे में लिख लो। देखो अग्नाशय, मान लो थोड़ी देर के लिए हमने ये बना दिया अग्नाशय। इस अग्नाशय में भाई साहब सैकड़ों लैंगरहैंस की दीपिकाएं पाई जाती हैं। क्या करती हैं, बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती हैं जिन्हें क्या कहा जाता है, लैंगरहैंस की दीपिकाएं। मान लो ये अग्नाशय है, इस अग्नाशय में क्या पाया जाएगा, बहुत सैकड़ों भाई साहब कोशिकाएं पाई जाती हैं जिन्हें क्या कहा जाता है, लैंगरहैंस की दीपिकाएं कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लैंगरहैंस की दीपिकाएं कहा जाता है। लिखो लैंगरहैंस की, इसे हम मिटा देते हैं, थोड़ी जगह मिल जाएगा मुझे। लिखो इसी में लैंगरहैंस की दीपिकाएं पाई जाती है, लैंगरहैंस की दीपिकाएं, ठीक है, लैंगरहैंस की दीपिकाएं पाई जाती हैं। और ये लैंगरहैंस की दीपिकाएं 3 प्रकार की कोशिकाओं से बनी होती है। एक होता है अल्फा कोशिका, अल्फा सेल,
और एक होता है बीटा सेल, बीटा सेल, और एक होता है गामा सेल। ठीक है ना, 3 प्रकार की कोशिका होती है किसमें, लैंगरहैंस की दीपिकाओं में। और जो ये बीटा सेल होता है यही बनाता है इंसुलिन, इंसुलिन हार्मोन्स छोड़ता है, इंसुलिन हार्मोन्स का स्राव करता है, हार्मोन्स का स्राव करता है। ठीक है ना, हार्मोन्स का स्राव करता है। और यही इंसुलिन की कमी से क्या होता है बाबू, मधुमेह रोग होता है। पूछता है मधुमेह रोग किसकी कमी से मधुमेह रोग होता है, तो इंसुलिन की कमी से होता है। और इंसुलिन कहां से होता मिलता है बाबू, बीटा सेल से। और बीटा सेल कहां पाया जाता है, लैंगरहैंस के दीपिकाओं में। लैंगरहैंस की दीपिकाएं कहां पाई जाती हैं, अग्नाशय में। कहां पाई जाती हैं, अग्नाशय में। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि इंसुलिन हार्मोन कौन स्रावित करता है। अगर बाबू देखो, अब देखो थोड़ी देर के लिए ये वाला हम लोग मिटा देते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। देखो हमारे अग्नाशय है, क्या है बाबू, देखो हमारा क्या है, अग्नाशय, अग्नाशय। अगर बाबू अग्नाशय दे दिया है, अग्नाशय में क्या पाया जाता है, अग्नाशय में पाया जाता है लैंगरहैंस की दीपिकाएं। क्या पाई जाती हैं, लैंगरहैंस की दीपिकाएं। ठीक है, लैंगरहैंस की दीपिकाएं, दीपिकाएं। ठीक है, लैंगरहैंस की दीपिकाएं में क्या पाया जाता है भाई साहब, बीटा कोशिका पाई जाती है। कौन सी, बीटा कोशिका। और यही बीटा कोशिका क्या करती है, इंसुलिन छोड़ती है। क्या छोड़ती है, इंसुलिन छोड़ती है, इंसुलिन छोड़ती है। और इंसुलिन की कमी से क्या होता है, मधुमेह रोग होता है, मधुमेह रोग। ठीक है ना, मधुमेह रोग होता है। क्या होता है, मधुमेह रोग होता है। अगर बाबू देखो, अगर पूछेगा कि मधुमेह रोग किसकी कमी से होता है, तो इंसुलिन की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है, इंसुलिन की कमी से होता है। मधुमेह रोग किसकी कमी से होता है, इंसुलिन की कमी से। अब पूछेगा कि इंसुलिन कहां पाया जाता है। अगर बीटा कोशिका दिया है तो बीटा कोशिका लगा कर आना, अगर बीटा कोशिका नहीं दिया है तो लैंगरहैंस की दीपिकाएं लगा कर आना, और लैंगरहैंस की दीपिकाएं नहीं है तो अग्नाशय लगा कर आना। ठीक है ना। अब पूछेगा कि इंसुलिन कहां पाया जाता है, अग्नाशय में पाया जाता है। इंसुलिन कहां पाया जाता है, लैंगरहैंस की दीपिकाओं द्वारा छोड़ा जाता है। बीटा इंसुलिन कहां पाया जाता है, बीटा कोशिकाओं के द्वारा छोड़ा जाता है। ठीक है ना। तो आपको यह ध्यान में रखना, हमारे अग्नाशय है, अग्नाशय में लैंगरहैंस की दीपिकाएं पाई जाती हैं। लैंगरहैंस की दीपिकाओं में बीटा कोशिका होती है और बीटा कोशिका के द्वारा इंसुलिन का स्राव किया जाता है। बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है ना। बताओ लैंगरहैंस की दीपिकाएं कहां पाई जाती हैं, अग्नाशय में। लैंगरहैंस की दीपिकाएं कहां पाई जाती हैं, अग्नाशय में। तो बीटा कोशिका कहां पाई जाती है, अग्नाशय में। इंसुलिन कहां पाया जाता है, अग्नाशय में। मधुमेह रोग किसकी वजह से होता है, इंसुलिन की कमी से होता है। अब देखो बाबू, अल्फा बीटा गामा ये तीनों ही आपके लिए इंपॉर्टेंट पूछ लेगा कि अल्फा बीटा गामा कोशिकाएं कहां पाया जाता है, तो लैंगरहैंस की दीपिकाओं में पाया जाता है। लैंगरहैंस की दीपिकाओं में नहीं है तो क्या लगा कराना है, अग्नाशय लगा कराना। तो ये था हमारा अंतःस्रावी ग्रंथि। अब ये जो अल्फा बीटा गामा है इंसुलिन छोड़ रही है, ये सब कहां छोड़ रही है, ये सीधे सीधे भाई साहब ब्लड में मिलाने वाला काम हो रहा था। इधर अभी तक क्या हो रहा था, ये सीधे सीधे ब्लड में अपना काम कर रही थी कि जो भी छोड़ रही है, जो रस छोड़ रही है, वो सब का सब कहां चला जा रहा, सीधे ब्लड में मिल रहा था। लेकिन हमने कहा कि भाई ये अंतःस्रावी के साथ साथ ये बहिःस्रावी का गुण रखती है। कौन, अग्नाशय। तो भाई साहब बहिःस्रावी में क्या क्या छोड़ती है देख लेते हैं, ये भी देख लेते हैं कि बहिःस्रावी के रूप में ये कौन सा काम करती है। ठीक है ना। तो ये हम लोग लिख लेते हैं। चलो बहिःस्रावी के रूप में हमने कहा कि बहिःस्रावी के रूप में ये क्या छोड़ती है, एंजाइम छोड़ती है। क्या छोड़ती है, एंजाइम छोड़ती है। अब एंजाइम छोड़ती है तो इसमें कितने प्रकार के एंजाइम होते हैं, देखो लिख लो। एंजाइम ट्रिप्सिन लिखो, ट्रिप्सिन लिखो। एमाइलेज लिखो, लाइपेज लिखो, लाइपेज लिखो। जो ये ट्रिप्सिन एंजाइम है ये क्या करता है बाबू, जो ये ट्रिप्सिन एंजाइम है ये क्या करता है, ये जो ट्रिप्सिन एंजाइम है ये प्रोटीन का पाचन करता है। क्या करता है, प्रोटीन का पाचन करता है। ये एमाइलेज जो एंजाइम है वो क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। और लाइपेज क्या करता है, वसा का पाचन करता है। ठीक है ना। तो जो वसा अब तक बच गया था अमाशय में, उसका पाचन अब कहां होगा, छोटी आंत में। क्यों,
अब देखो, अब याद करने का क्या तरीका है, देखो टी से ट्रिप्सिन, टी, ए से एमाइलेज, यल से लाइपेज। तो बताओ अग्नाशय कौन सी रस छोड़ती है, अग्नाशय कौन सी एंजाइम छोड़ती है, टाल नामक एंजाइम छोड़ती है। क्या छोड़ती है, टाल नामक एंजाइम छोड़ती है। लाइपेज, ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज, टाल नामक, टी ए एल, टी, ऐसे याद कर सकते हो कि टाल, टाल कहां छोड़ती है, अग्नाशय छोड़ती है। क्या, ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज, ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज क्या करती है, टाल नामक एंजाइम छोड़ती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना, बहिस्रावी ग्रंथि के रूप में। और ट्रिप्सिन क्या काम करता है, प्रोटीन पचाता है, एमाइलेज क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट पचाता है, लाइपेज क्या करता है, वसा पचाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो पोषक तत्वों का पाचन, ठीक है ना, तीनों पोषक तत्वों का पाचन कहां होता है, तो आपके छोटी आंत में। अब हम लोग देख लेते हैं कि अब हम लोगों ने रस तो बना लिया चारों तरफ। अब प्लीहा के बारे में एक चीज बचा है, बस प्लीहा को लिखो, इसे आरबीसी का कब्रगाह कहते हैं। प्लीहा के बारे में एक लाइन लिख लो, प्लीहा को आरबीसी का कब्रगाह कहते हैं, क्योंकि जो आरबीसी खराब होता रहता है उसके बाद वो जब उसका डेथ हो जाता है तो वो कहां जमा होता रहता है, खराब प्लीहा, प्लीहा में, ठीक है ना, इसलिए इसे आरबीसी का कब्रगाह कहते हैं। लिख लो कि आरबीसी को प्लीहा को आरबीसी का कब्रगाह कहते हैं, ठीक है ना। तो ये हम लोगों का अब तक की क्रिया हो गई, ठीक है ना। अब हमने सारा रस बना लिया है, अब भोजन को पचाने का काम बचा है, ठीक है ना। अब देखो हमने भोजन खाया मुख गुहा से, मुख गुहा के बाद ग्रसनी में, ग्रसनी के अमाशय में 3 से 4 घंटे रहा। अब 3 से 4 घंटे रहने के बाद बाबू वो कहाँ आ जाएगा, छोटी आंत में। ये क्या है, छोटी आंत में। अब देखो हम लोग यही बना लेते हैं छोटा सा, हमने कहा कि छोटी आंत में, ठीक है, छोटी आंत। अब बाबू भोजन कहां आ गया है, छोटी आंत में, हमने कहा छोटी आंत में, ठीक है, छोटी आंत। और ये क्या है बाबू, हमने क्या बनाया कि ये है अग्नाशय। कौन है बाबू, अग्नाशय है, ये क्या है, अग्नाशय। और इधर से कौन सा बनाया है बाबू, इधर हमने बनाया है यकृत, और यकृत से हमने बनाया है पित्तरस, यही ना। हमने पित्तरस बना लिया, हमने पित्तरस बना लिया भाई साहब, ठीक है ना। अब देखो अग्नाशय से जो रस बनाए थे हमने, टाल नामक टाल बनाए थे ना हम लोग, मतलब ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज, जो रस इसमें बन के तैयार हो गया था, वो रस अब आकर के भाई साहब छोटी आंत में, ये क्या है, छोटी आंत ना, छोटी आंत, छोटी आंत। अब छोटी आंत, जो रस इसमें बना था वो रस अब आ जाएगा इस छोटी आंत में, ठीक है। और भाई साहब जो पित्तरस बना था यहां पर आ जाएगा पित्तरस, मतलब जो भोजन हमने अमाशय से यहां लेकर आया था उस भोजन में अब मिलेगा पित्तरस, और मिलेगा अग्नाशय से जो रस हमने छोड़ा था, अग्नाशय ने जो रस बनाया था, वो सब कुछ आकर के इसी छोटी आंत में अब मिल जाएगा। अब भोजन का भाई साहब पूर्णतः पाचन हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, भोजन का पूर्णतः पाचन। तो लिखो छोटी आंत, लिखो छोटी आंत के बारे में लिखो, भोजन का पूर्णतः पाचन छोटी आंत में होता है। जैसे जैसे क्वेश्चन पूछा उसी तरह दिखाते हैं हम लोग। देखो छोटी आंत, छोटी आंत, पहला पॉइंट आपने लिखा कि भोजन का पूर्णतः पाचन, भोजन का पूर्णतः पाचन, पूर्णतः पाचन होता है, पाचन होता है, भोजन का पूर्णतः पाचन होता है। लिखो दूसरा पॉइंट लिखो, एक बार ऐसे भी क्वेश्चन पूछा था कि भोजन का अधिकांश पाचन, भोजन का सर्वाधिक पाचन होता है। भोजन का सर्वाधिक पाचन कहां होता है, तो भोजन का सर्वाधिक पाचन छोटी आंत में होता है। भोजन का सर्वाधिक पाचन, सर्वाधिक पाचन यही होता है, सर्वाधिक पाचन यहीं पर होता है। भोजन का सर्वाधिक पाचन कहां होता है, यहीं पर होता है। लिखो भोजन का सर्वाधिक पाचन कहां होता है, यहीं पर होता है, लिख लो। और इसमें देखो भोजन का पोषक तत्वों का अवशोषण भी यही होता है। पोषक तत्वों का, पोषक जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन इत्यादि का, ठीक है ना, पोषक तत्वों का अवशोषण यही होता है, अवशोषण, ठीक है। यही 3-4 पॉइंट है इसके लिए, ठीक है ना। इसका हाँ लिख लो, एक पॉइंट और लिख लो। छोटी आंत के 3 पार्ट होते हैं, जैसे देखो इसके 3 भाग होते हैं, डिओडनम, डिओडनम, जेजनम, इलियम, ठीक है, 3 भाग होते हैं। तो जो डिओडनम होता है वो सबसे छोटा भाग होता है, छोटी आंत का सबसे छोटा भाग डिओडनम, और छोटी आंत का सबसे बड़ा भाग इलियम,
इलियम, ठीक है। सबसे छोटा भाग, सबसे बड़ा भाग, सबसे बड़ा भाग। तो लिखो छोटी आंत का सबसे बड़ा भाग, छोटी आंत का सबसे छोटा भाग, छोटी आंत का सबसे बड़ा भाग, सबसे बड़ा भाग, बड़ा भाग क्या है? इलियम है, इलियम। देखो छोटी आंत का सबसे छोटा भाग, छोटी आंत का सबसे छोटा भाग, सबसे छोटा भाग, छोटा भाग डिओडनम है, ठीक है। छोटी आंत का सबसे छोटा भाग डिओडनम और छोटी आंत का सबसे बड़ा भाग इलियम है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा छोटी आंत के रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है। और छोटी आंत के कितने पार्ट? 3, डिओडनम, जेजनम, इलियम। डिओडनम, जेजनम, इलियम, कितने पार्ट? 3 भाग। डिओडनम, जेजनम, इलियम। सबसे छोटा भाग डिओडनम, सबसे बड़ा भाग इलियम, सबसे छोटा भाग डिओडनम और सबसे बड़ा भाग इलियम। अब लिखो बड़ी आंत। बड़ी आंत के बारे में भाई साहब कुछ नहीं है। बड़ी आंत, छोटी आंत के बाद जो कुछ खाना पीना जो ये घूमता घूमता जो है ना, यही है। एक है डिओडनम, एक है जेजनम और एक है इलियम। क्या है? एक है डिओडनम, डिओडनम और एक है जेजनम और एक है इलियम, ठीक है ना। इलियम, ये 3 भाग हैं। तो पहले भोजन आता है डिओडनम में, फिर जेजनम में, फिर इलियम में। तो 3 भाग है। सबसे छोटा भाग डिओडनम, फिर इलियम। अब बाबू इलियम के बाद भोजन कहाँ आ जाएगा बाबू? बड़ी आंत में आ जाएगा। छोटी आंत के बाद कहाँ आ जाएगा? बड़ी आंत। अब इस बड़ी आंत में कुछ ज्यादा कुछ नहीं होता है। बड़ी आंत में केवल आपका जैसे खनिज, विटामिन और पानी का अवशोषण होता है। जैसे लिखो यहां पर खनिज, यहां पर खनिज, खनिज, विटामिन, खनिज, विटामिन और जल का अवशोषण होता है। क्वेश्चन पूछा है जल का अवशोषण, खनिज, विटामिन, जल, इन तीनों का अवशोषण होता है यहां पर, ठीक है ना। अवशोषण, अवशोषण होता है, ठीक है ना। मतलब जो कुछ मिनरल हमारे खाने में बचा खुचा था उसके द्वारा खनिज, विटामिन, जल का अवशोषण किसके द्वारा कर लिया जाता है? बड़ी आंत के द्वारा। तो बड़ी आंत क्या करता है? खनिज, विटामिन, लवण, ये तीनों याद रहे। पूछता है कि जल का अवशोषण हमारे शरीर में कहाँ होता है? बताओ जल का अवशोषण हमारे शरीर के किस अंग द्वारा किया जाता है? विटामिन का अवशोषण हमारे शरीर से कौन करता है? बताओ खनिज का अवशोषण हमारे शरीर के द्वारा कौन करता है? क्वेश्चन पूछा गया है तो आपको ये नहीं ध्यान भूलना है, ठीक है ना। तीनों, तो अवशोषण तीनों कौन करता है? बड़ी आंत के द्वारा ये काम किया जाता है। तो उसके अलावा बाबू, अब बाबू देखो हमने खाया भोजन, खाना कहाँ? ग्रसनी, ग्रसनी के बाद अमाशय में, अमाशय के बाद छोटी आंत में, छोटी आंत के डिओडनम में, फिर जेजनम में, फिर इलियम में, फिर कहाँ चला गया? बड़ी आंत में। अब बाबू बड़ी आंत के द्वारा जो भोजन में बचा खुचा माल था उस माल को अवशोषित कर लिया। अब बाबू खराब बेकार बचल रहा भाई साहब, सुबेरे सुबेरे गया झाड़ा फिर के चलिएगा, ठीक है ना बाबू। तो झाड़ा फिर के चलिएगा मतलब एनस के द्वारा हम क्या कर दिए? बेकार पदार्थ को बाहर कर दिए, बहिष्करण कर दिए। तो हमने लिखाया ना, पहला ही पॉइंट लिखाया था, पहला ही लाइन में, पहले ही स्लाइड में आपको हमने बताया कि भोजन का ग्रहण किया जाता है और फिर उसका पाचन किया जाता है, फिर उसका अवशोषण किया जाता है, फिर उसका स्वांगीकरण किया जाता है, फिर हम क्या करते हैं? बहिष्करण। वही झाड़ा फिरने वाला भाई साहब, झाड़ा फिर दिए, पाचन तंत्र खत्म, ठीक है ना। तो इस प्रकार हमारा पाचन तंत्र का खत्म हो गया। एक चीज और आप लिख लो चाहो तो, जैसे देखो ये जो बड़ी आंत है और छोटी आंत है, यहीं पर पहले हमारे पहले क्या मिलता था? यहीं पर हमारा अपेंडिक्स पाया जाता था। क्या पाया जाता था? अपेंडिक्स पाया जाता था। क्या करता था ये? अवशेषी अंग है। क्या है? अपेंडिक्स पाया जाता था। लिखो बड़ी आंत के सीकम में, बड़ी आंत के सीकम में अपेंडिक्स पाया जाता था। बड़ी आंत के सीकम में, जैसे छोटी आंत के कितने भाग थे? 3। तो उसी प्रकार बड़ी आंत के भी 3 पार्ट होते हैं। जैसे सीकम, सीकम, कोलेन, कोलेन और रेक्टम, 3 पार्ट होते हैं। तो जो ये सीकम था यहीं पर पहले क्या पाया जाता था? अपेंडिक्स पाया जाता था। क्या पाया जाता था? अपेंडिक्स, अपेंडिक्स पाया जाता था। ये अपेंडिक्स क्या था? अवशेषी अंग है। अवशेषी लिख लो, अवशेषी अंग है, अंग है। अब हमारे शरीर में केवल अवशेषी अंग के रूप में है, क्योंकि हमने इसका इस्तेमाल करना जहां पर हमारे पूंछ हुआ करती थी, हमारे पूर्वजों में पूंछ हुआ करता था, वहीं पे क्या पाया जाता है? अवशेषी अंग पाया जाता था, जिसे अपेंडिक्स के रूप में जाना जाता था। और दूसरा लिख लो
सेलुलोज का पाचन होता था यहीं पर पहले, अब नहीं होता। अब ध्यान रहे कि अब हमारे शरीर में सेलुलोज का पाचन नहीं होता, क्योंकि हमने बहुत लंबे समय से घास फूस खाना छोड़ दिया, पत्ते खाना छोड़ दिया, इस वजह से अब हमारे शरीर में नहीं होता। पहले हम क्या लिखा रहे हैं, पहले यहीं पर सेलुलोज का पाचन होता था, सेलुलोज का पाचन होता था, पाचन होता था, लिख लेना, होता था, ध्यान देकर। पहले सेलुलोज का पाचन यहीं पर होता था, लेकिन अब नहीं, ठीक है ना। तो अब ये क्या है, सीकम के अंतर्गत होता है। और सीकम किसका भाग है, ये तीनों किसके भाग है, बड़ी आंत के भाग है, तीनों बड़ी आंत के भाग है, बड़ी आंत के 3 पार्ट, छोटी आंत के 3 पार्ट थे, उसी प्रकार बड़ी आंत के भी 3 पार्ट है, ठीक है ना। तो अपेंडिक्स कहाँ पाया जाता था, इसी सीकम वाले हिस्से में, ठीक है ना। अपेंडिक्स, बड़ी आंत और छोटी आंत के जंक्शन पे अपेंडिक्स पाया जाता है। बड़ी आंत और छोटी आंत, देखो इधर से छोटी आंत खत्म हो रही है, बड़ी आंत शुरू हो रही है, और यहीं पर शुरू था आपका अपेंडिक्स, ठीक है ना। तो अपेंडिक्स अवशेषी अंग है, पूछेगा क्वेश्चन कि अपेंडिक्स क्या है, तो अपेंडिक्स एक अवशेषी अंग है, अवशेष बचा हुआ है बस नाम मात्र का। सेलुलोज का पाचन पहले इसी में सीकम में होता था, लेकिन अब लिख लो, नोट करके लिख लो कि अब हमारे शरीर में सेलुलोज का पाचन नहीं होता है, ठीक है ना। अब हमारे शरीर में सेलुलोज का पाचन नहीं होता। तो इस प्रकार हमारा चैप्टर हुआ समाप्त बाबू। और आप लोगों को कैसा लगा, लाइक और कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है ना। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे अपने एक नए वीडियो के साथ, नई ऊर्जा के साथ। आप भी तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी पढ़ाई को एक दिशा देते रहिए, ठीक है। थैंक यू दोस्तों।